दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये हमने सुना है, लेकिन इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है 1999 गुंटूर ब्लॉबल, और इसकी कि दाने दाने पे वाकई में लिखा है खाने वाले का नाम, जिसकी वजह से 1999 में उनको गुंटूर ब्लॉबल को नोबेल प्राइज मिला। सो इट इज़ नाउ साइंस दैट द फूड टॉक्स टू अस। आपने कभी देखा कोई जानवर बीमार पड़ता है तो क्या करता है? वो घास खाता है। शेर बीमार पड़ता है तो क्या करता है? वो अलग अलग तरह की पत्ती चूज करता है, कीपिंग इन माइंड कि वो कौन सी बीमारी उसको है, और कुछ समय में वो ठीक हो जाता है। जिनके पास पालतू कुत्ते हैं, बिल्ली, उनको ये पता है कि जब उनके कुत्ते बिल्ली बीमार पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? सीधे घर से बाहर भागते हैं, ग्राउंड में भागते हैं, घास में लौटते हैं, उल्टी करते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। इंसान बीमार पड़ता है तो क्या करता है? वो भी सीधे भागता है, ग्राउंड में नहीं, डॉक्टर के पास भागता है, राइट। सो हम जब पैदा हुए थे लाइक अदर एनिमल्स, तो हमारे अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म भगवान ने दिया। द इनबिल्ट मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म जो हमें ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करे, हमें लंबी आयु दे। फॉर एग्जांपल पलकों का, राइट, जब भी अगर कोई फूंक मारेगा आँख अपने आप बंद हो जाएगी। सो दैट इज़ ए इनबिल्ट मैकेनिज्म, वो सीखने की ज़रूरत नहीं। एक बच्चा पैदा होता है, वो अपने आप ही नोज़, राइट, माँ का दूध कैसे पीना है, वो इनबिल्ट मैकेनिज्म है। सो जो हमें प्रोटेक्ट करती है, किसी बीमारी में क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, वो एक मैकेनिज्म है जो हर जानवर को दिया है, वो इंसान को भी दिया है। लेकिन इंसान शायद उसको भूलता जा रहा है, उसको पीछे छोड़ता जा रहा है। और वो सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, किसी भी डिजास्टर से कैसे बचना है उसकी मैकेनिज्म। आपने देखा होगा कि जब भी कभी अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक में सिर्फ इंसान मरता है, कोई एनिमल नहीं मरता। हाँ, वो एनिमल मरता है जो ट्रैप्ड है, जो दीवारों में जिसको इंसान ने बांध के रखा है। 1975 में चाइना के एक शहर में अर्थक्वेक से पहले, कुछ दिनों पहले, सारे के सारे जानवर वहाँ से छोड़ के भाग गए। इंसानों ने देखा जानवर छोड़ के भाग गए, कोई खतरा है, 1.5 लाख इंसान नो शहर छोड़ दिया, अर्थक्वेक आया, इंसान भी नहीं मरा। इट इज़ रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री। सो इसका मतलब यह है कि एनिमल्स को अर्थक्वेक आने से पहले आइडिया हो जाता है कि कुछ आने वाला है, सो दे रन अवे। इसका मतलब हमारे अंदर कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म है इन एवरी एनिमल, एंड वी आर ऑल्सो वन ऑफ द एनिमल, राइट। एनिमल्स को कभी हार्ट अटैक नहीं होता, ये आपको पता है। लेकिन जिनके पास पेट्स हैं, कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुए हैं कि घर में अगर कोई हार्ट अटैक किसी का होने वाला है, तो उसके कुछ घंटे पहले ही वो जो पेट है, वो जो कुत्ता या बिल्ली घर में है, वो अजीब हरकत करने लगता है, वो इंडिकेशन देने लगता है। इनफैक्ट यूएस में ऐसे लोग जो प्रोन हैं हार्ट अटैक के, या ऐसे लोग जिनको सीजर अक्सर आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कुत्ते होते हैं। इंडियन करेंसी में 15 लाख 20 लाख का वो कुत्ता आता है, और उस कुत्ते को कहीं भी ले जाना अलाउड होता है, उसको रेस्टोरेंट में ले जाना अलाउड। वो स्पेशल कुत्ते होते हैं, स्पेशली ट्रेंड होते हैं, और वो कुत्ते सीजर आने से पहले ही, कुछ घंटे पहले ही वार्निंग दे देते हैं कि सीजर आने वाला है। सो दैट इज द इनर मैकेनिज्म। लेकिन वो मैकेनिज्म सारे एनिमल्स में है। अपने आप का बचाव कैसे करें? एन एक्स्ट्रा सेंस, इनर इंस्टिंक्ट जिसे बोल सकते हैं हम, क्या हमारे पास भी है? श्योरली वो है, बिकॉज वी आर ऑल्सो एन एनिमल। हाउ टू नो कि ऐसा है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे टू अंडरस्टैंड दैट, कि हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है जो हमें रास्ता दे सकता है। अगर उसको हमने पहचान लिया तो रास्ता, जर्नी कॉल्ड लाइफ विल बी ईजियर। तो उसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट विल डू इट राइट नाउ। आपका फीडबैक फॉर्म है, उसको हाथ में लीजिए, टेक इट इन राइट हैंड, अपने दाएं हाथ में लीजिए। उसके उल्टे साइड, जिस साइड पे बना है उसको देखिए, हाथ में दाएं हाथ से पकड़िए उसको देखिए। ये एक्सपेरिमेंट जीवन में आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। अभी नहीं किया या अभी फेल हो गया तो दोबारा नहीं कर सकते। अब जो करेंगे तो पता चलेगा यू कैन डू ओनली वंस। एनीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन डू द एक्सपेरिमेंट ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये एक्सपेरिमेंट पहली बार में सही हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा।
ओके, एक हाथ में आपका वो पेपर है जिसमें ये पिक्चर बना है, दूसरा हाथ खाली है, उसको दिल पे रखिए, पूरा कंसंट्रेट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आवाज़ ना हो, मोबाइल के बेल ना बजे तो अच्छा है, डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब अपने आप से बात कीजिए, टॉक टू योरसेल्फ, एक सवाल पूछिए। ये दो शेप्स आपके सामने हैं, इनमें से एक का नाम है बूबा, एक का नाम है किकी। बूबा और किकी, आपसे अपने आप से पूछिए, दिल से पूछिए कि भाई इनमें से बूबा कौन सा है, किकी कौन सा है। पहली आवाज़ जो आएगी दिल से, उसके वो आप अगर पेन है तो लिख लीजिए। पहली आवाज़ दिल जो बोल रहा है ये बूबा है, वहाँ बी लिख दीजिए, जिसको ब्रेन बोल रहा है ये तो किकी है, उसको के लिख दीजिए। वो आवाज़ क्यों आ रही है, उसका लॉजिक क्या है, उसको मत सोचिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू ग्रास्प द फर्स्ट थॉट। पहली जो आवाज़ है उसको पकड़िए। डू इट राइट नाउ। जो भी आवाज़ आ चुकी होगी उसी को आप कीजिए, अब और मत सोचिए, अब उसको कर दीजिए। ओके, मैं 30 सेकंड और देखता हूँ पेन वेन खोलने के लिए, लेकिन जो आवाज़ आई है उसको पकड़ के रखिए, उसको चेंज मत कीजिए। डोंट चेंज दैट, वॉट एवर इट इज़ राइट इट। लिख लिया? जिनके पास पेन नहीं है उनको वो मेमोराइज कर लें, बाकी लोगों ने लिख लिया। ये एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, हर जगह आंसर सेम मिलता है, सेम मिलता है। 99% लोग बोलते हैं ये है बूबा और ये है किकी। ऐसे है क्या? यहाँ पे अपने आसपास देखिए, अदला बदली करके देख लीजिए, एंड देन यू कैन सी, राइट। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं 99%। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक और सवाल पूछिए अपने आप से। ये एक तो बूबा है, किकी है, राइट। इनको अगर खाएंगे, ये शेप अगर खाएंगे तो एक मीठा होगा, एक खट्टा होगा। पहली आवाज जो है कि ये मीठा है, उसको एम लिख दीजिए, और दूसरा जो बचा वो खट्टा कीजिए। ओके, कर लिया आपने, एटलीस्ट डिसाइड कर लिया आपने, राइट। अगेन 99% लोग ये आपस में अदला बदली करके देख लीजिएगा, विल से ये बहुत मीठा, ये बहुत खट्टा। देखिए अपने आसपास, तो कोई लॉजिक नहीं है। There is called inner instinct, हमारे अंदर की वायरिंग। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, साइंटिफिक भाषा में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। हमारे ब्रेन में जब हम पैदा हुए थे, जैसा आपको पता है ऑलरेडी कई सारी प्रोग्रामिंग हुई है, ताकि पैदा होने के बाद आप लंबे समय तक जिए, और रास्ते में जितने सारे अड़चन आए, अगर आए तो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, वो बीमारी हो सकती है, उसमें हमें क्या करना है, वो वाली प्लानिंग, वो वाली प्रोग्रामिंग, वो वाली लर्निंग, इट इज देयर इनसाइड, राइट, एज इट इन अदर एनिमल। और उसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक होगा तो हमें नहीं पता, बट वो है, और वो बिल्कुल सेम है हर एक के लिए, राइट। सो उसको पहचानने की जरूरत है। इस साइंस को कहते हैं गैस्ट्रोफिजिक्स, राइट, अ न्यू साइंस, गैस्ट्रोफिजिक्स। सो ये देखा गया कि इंसान में नॉर्मली कोई भी चीज जो राउंड टाइप की हो, उसका दिमाग बोलता है मीठा है, इट सेज इट इज स्वीट, राइट। इन कंपैरिजन कोई एंगुलर टाइप का दिमाग बोल रहा है तीखा है, खट्टा है, मीठा नहीं है। लेकिन ये हमारी अंदर की एक इनर एक कम्युनिकेशन है, जिस मान लो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द फूड। जब आप कुछ खाते हैं वो सिर्फ जीभ से नहीं खाते हैं, आपको पता ही, आंखों से खाते हैं, स्मेल से खाते हैं, राइट, कानों से तो भी खाते हैं। जो आपको फील होता है, जैसा भी आपको फील होता है, जो टेस्ट का फील होता है, वो फीलिंग इज नॉट जस्ट व्हेन यू ईट, व्हेन यू जस्ट थिंक अबाउट इट। उसका जो शेप है, जैसे ही आपने शेप देखा तो आपके ब्रेन ने डिसाइड कर लिया कि इसका टेस्ट कैसा लगने वाला है, राइट। ये बात बड़ी बड़ी कंपनी ने समझ ली, कैडबरीज ने ये बात समझ ली 2010 में। तो उन्होंने एक बदलाव किया 2010 के बाद जब चॉकलेट बेचने लगे, व्हाट दे डिड, ये ऑक्सफोर्ड जर्नल में आया है 2010 के बाद, 13 के बाद उन्होंने कैडबरीज के एंड्स को गोल कर दिया। पहले एंड बिल्कुल वो रेक्टेंगल शार्प था, उसको गोल कर दिया। सो दे न्यू कि गोल से द परसेप्शन इज इट इज स्वीटर, इट इज मोर टेस्टियर, ये ज्यादा मीठा है, ये ज्यादा स्वादिष्ट है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कुछ ना कुछ अंदर एक प्रोग्रामिंग है हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे कि बाकी एनिमल में है, जो वो अक्सर यूज करते हैं अपने बचाव के लिए, राइट, अपने लॉन्ग लाइफ के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए।
एंड द सेम प्रोग्रामिंग इज विद अस आल्सो। और कई बार उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही हम सारे डिसीजन लेते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट प्रोग्रामिंग। आज हम उसी को थोड़ा और गहराई से अंडरस्टैंड करेंगे, नंबर वन, एंड नंबर टू, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको हम कैसे यूज करें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कैसे यूज करें। स्पेशली अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हाउ वी कैन यूज दैट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट इनर वॉइस, राइट, द टॉकिंग फूड। We keep on talking with the food. The moment we start thinking about the food, we are talking with the food, right? So we'll try to understand that. देखिए, हमारे बॉडी, you know, billions of cells से बने हैं, और हर सेल को के अंदर वो प्रोग्रामिंग है कि वो अपना बचाव कैसे करे। हमारे अंदर there are major organs. हर ऑर्गन के पास अपनी प्रोग्रामिंग है। There is a programming inside every organ how to protect itself. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हार्ट की बात करते हैं, जिन लोगों ने मेरा लेक्चर पहले सुना है, हार्ट जब भी उसमें ब्लॉकेज होता है तो देयर इज ए प्रोग्रामिंग कि ब्लॉकेज के बावजूद भी हार्ट जिंदा कैसे रहे, राइट, एक नया ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड सप्लाई करके, विच इज कॉल्ड नेचुरल बाईपास। तो वो नेचुरली हर जानवर में होता है, विच इज कॉल्ड कोलेटरल आर्टरीज। उसको कब खोलना है, कैसे खोलना है, ऑल दोस प्रोग्रामिंग इज देयर इन द हार्ट, ताकि हार्ट अपना ख्याल खुद रख सके, so that it can take care of itself. It keeps on talking, right? It keeps on understanding the situation. अच्छा, ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे तीनों के तीनों arteries blocked है, 100% blockage, but the person is fine, right? तो कैसे, how it is happening? क्योंकि हार्ट ने उसी वक्त वो जो अंदर एक प्रोग्रामिंग है जिसके जब आप पैदा हुए थे, वो जैसे भी बाकी एनिमल्स के साथ है, वो प्रोग्रामिंग के तहत हार्ट को उसने सीखा हुआ है कि मुझे अपने आप को कैसे बचाव करना। So आपको हार्ट को बचाने की जरूरत नहीं, हार्ट को पहले ही पता है कि कैसे बचना है, आपको उस वक्त उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, द काइंड ऑफ सपोर्ट व्हिच इट एक्सपेक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा व्हेन द टाइगर गेट इल, मांसाहारी, तो वो पत्ते चुनता है, ये पत्ते लूं कि वो घास खाऊं कि ऐसा करूं। सो टाइगर क्या कर रहा है, वो अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उस तरह का न्यूट्रिशन देने की कोशिश कर रहा है। बाकी तो बॉडी ठीक करता है, ये तो यू नो, राइट। सो ठीक तो बॉडी करेगा, वो मैकेनिज्म अंदर है, एंड द बॉडी इज डूइंग इट ऑलरेडी, दैट्स व्हाई वी आर अलाइव। हम जो जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, इसका मतलब वो मैकेनिज्म कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन कई बार वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो हार्ट की बात करें या फिर चाहे हम हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, विच इज द बिगेस्ट ऑर्गन, लिवर। वो आपने सुना है क्या लोग, 2.5 किलो का वो क्या था, हाथ था। देखिए सबको यहाँ 2.5 किलो का हाथ है कि नहीं, आई डोंट नो, बट 2.5 किलो का एक ऑर्गन है, दैट इज लिवर, the biggest organ, and that is also called the second brain. Liver is called the second brain. क्यों? क्योंकि लिवर अपने decisions बिना ब्रेन से पूछ के लेता है अक्सर। तो लिवर itself is having its own brain. वो डिसाइड करता है क्या करना है, what action to be taken. Right? It is about 10 times more heavier than the heart itself. So liver इतना ज़्यादा important रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। 1500 सदी से पहले के अगर आप देखेंगे मेडिकल बुक्स, तो उसमें यही पाया जाता है कि लिवर से ही ब्लड को कंट्रोल करते हैं। अब तो हमें पता है कि हार्ट से करते हैं। सो लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो लिवर कीप ऑन टॉकिंग टू द फूड, राइट। वो कैसे बात करते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है, अगर वो अंडरस्टैंड कर लें, सो विल इंस्टेंटली नो, हमें ये पता चल जाएगा कि जब भी हमारे बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट है, आई विल नॉट कॉल इट डिजीज, मैं अगर डिजीज बोलता हूँ तो एक बड़ा ही भारी भरकम, डिजीज, डिस का मतलब क्या हुआ, डिस्कम्फर्ट, राइट। तो डिस्कम्फर्ट है मतलब बॉडी बोल रहा है कि भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा, गड़बड़ है। तो दैट इज द टाइम हमें अपनी लिवर की बात सुननी है, राइट। लिवर की बात भी नहीं सुन रही, लिवर को अपने काम करने देना, उसको इंटरफेयर नहीं करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिवर को पता उसको क्या करना है, हार्ट को पता उसको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बीच में अड़ंगी नहीं लगानी, लेट इट वर्क द वे इट वांट टू वर्क। सिर्फ उसकी आवाज को सुन के, जैसे अभी अपने आवाज को सुनी, आपको उसको सपोर्ट करना है, राइट। तो यू नीड नॉट टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल, राइट, टू अंडरस्टैंड। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत इंटेलेक्ट होने की जरूरत नहीं है। किसी को बॉल कैच करना आता है? एनीबॉडी हु कैन कैच द बॉल? आइए आइए, वहीं पे कैच करेंगे, गुड। और किसी को आता है? आप कैच करेंगे तो ये आपका, वंडरफुल। अच्छा, अभी बैठे अभी ने बॉल को कैच किया, राइट। इसका एक बॉल का वेट था, राइट, इसका एक एक्सेलरेशन था, इसकी एक वेलोसिटी थी, राइट। तो फिर आपका एक एंगल था पकड़ने का,
आपने देखा वो एक, राइट, देयर आर मेनी थिंग्स। जरा इमेजिन कीजिए ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई फिजिक्स का स्कूल, हाउ टू कैच ए बॉल, 7 साल का कोर्स है, कितनी वेलोसिटी पे आपको कौन सा हाथ कितना एंगल पे रखना है, राइट, और उसमें ब्रीदिंग कितनी कैसे आपको रोकना है उस वक्त, राइट, वो भार को कैसे एस्टिमेट करना है, वो कैलकुलेशन में कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये 7 साल पढ़ाई करेंगे, राइट, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आप कैच कर पाए कि नहीं कर पाए, इट डिपेंड्स ऑन कि आप वो बॉल की एक्सीलरेशन को आप समझ पाए, उसकी स्पीड को भाप पाए, वो कहाँ गिरेगा वो पहले से अपना एस्टिमेट कर पाए ना, कि यहाँ गिरेगा तो हाथ में ऐसे कर लूँ, और अगर यहाँ से यहाँ होगा तो मैं उतने टाइम में ऐसे कर लूँ, ये सब दिमाग में चल रहा था ना। लेकिन वो एक कैलकुलेशन ही तो है, लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपने ये तो किया नहीं कॉपी पेंसिल में। हाउ टू कैच द बॉल परफेक्टली, इसका एक स्कूल अगर हो कि जिसमें फॉर्मूला सारा सिखाया जाए कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और कितना वेट होगा उसको कैसे एस्टिमेट करना है, तो क्या आप बेटर कैच कर पाएंगे, राइट। और 7 साल के बाद तभी आप अलाउड है कि पहली बार बॉल कैच करना अलाउड है, जब आपने ये सारे फॉर्मूले सारे रट लिए, एग्जाम में पास कर दिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, डेफिनेटली जब हमने बॉल कैच किया, इट इन्वॉल्व्ड ऑल दोज फैक्टर्स, बट दैट डज नॉट मीन कि वो सारी कैलकुलेशन आपको एक्चुअली करनी है। वो आपका बॉडी कर रहा है ना, वो आपके सारे सेंसेस कर रहे हैं ना, राइट। आपको आपने क्या किया, अपने सेंसेस की बात को सुना, अंदाजा लगाया, यू कुड डू इट, इजंट इट? It is as simple as that. You need not to be highly intellectual. You need not to be the master in physics, right? Only then you are able to catch the ball. In fact, it is the other way around, right? इसका ठीक विपरीत, right? ठीक उसी तरह से कई सारी चीजें बहुत सहज हो सकती हैं। For example, हम जिंदा है, तो हमारा एक ब्लड प्रेशर होगा, जरूर होगा, एक ब्लड शुगर होगा, एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल होगा, हमारे बॉडी के सैकड़ों पैरामीटर्स होंगे, जरूर होंगे, तभी हम जिंदा है। और वो पैरामीटर एक पर्टिकुलर रेंज में होगा, तभी हम जिंदा है। लेकिन वो सारे पैरामीटर हमें कैलकुलेट करते करते कि सारे पैरामीटर मैं रोज कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितना बढ़ गया, यूरिया कितना घट गया, और यूरिक एसिड कहाँ पे पहुंच गया, कोलेस्ट्रॉल का एचडीएल है, दूसरा कौन सा है, एलडीएल क्या हो गया। सो और वो सारे पैरामीटर को देख रहे हैं, और जो कम है उनमें से उसको ज्यादा कर रहे हैं, जो ज्यादा है उसको कम कर रहे हैं, एंड नाउ आई थिंक दैट आई कैन बी अलाइव, राइट। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आपको मैंने बोला कि भाई मैं बॉल फेंक रहा हूँ, आप कैच करें, बोले रुकिए मैं अपना कैलकुलेटर निकाल देता हूँ, पहले बॉल का वेट बताइए कितना वेट है, क्योंकि तभी तो मैं कुछ करूंगा, राइट। So you can well imagine, you can well understand कि जिंदा रहने के लिए बॉडी के जरूर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर अगर गड़बड़ हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन उस पैरामीटर को कैलकुलेट करने का काम भगवान ने आपको नहीं दिया है, वो इनबिल्ट सिस्टम है बॉडी के अंदर, उस सिस्टम को हम समझ नहीं सकते। वो एक एक सेल्स में बसा हुआ इंटेलिजेंस है, सेलुलर इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, उसको समझना ठीक वैसे ही होगा जैसे कि बॉल को कैच करने से पहले सारे पैरामीटर पहले कैलकुलेट करना, उतना ही ज्यादा मुश्किल या उतना ही ज्यादा असंभव होगा। एक सिंपल से एक्शन को असंभव बनाना हो तो वो ये तरीका है जैसे मैंने आपको बोला, राइट। सो आपको सिर्फ इतना करना है कि यू टू अंडरस्टैंड द इनर इंस्टिंक्ट इन द सेम वे एज अदर एनिमल डज। जैसे कि यहाँ जितने भी जीव हैं इस दुनिया में वो ये करते हैं, वही आपको करना है, सहज बनाना है। हाउ टू डू इट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए कोई भी खाना हम खाते हैं तो मुंह में आता है, स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन के बाद अब बारी आती है कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है उसको। यहाँ पे एक पहरेदार है, गेट कीपर, उस गेट कीपर का नाम है लिवर। लिवर डिसाइड करता है खाना अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, लाइक गेट कीपर। अच्छा, आपने गेट कीपर रखा क्योंकि आप अपना घर का प्रोटेक्शन चाहते हैं, और आपने गेट कीपर बोल दिया, नया नया अभी वो एम्प्लॉय हुआ है कि कोई भी दोस्त आए अंदर जाने देना, दुश्मन को रोक देना। अच्छा, वो कैसे पहचानेगा, नया नया है, तो आपने क्या किया, क्या करेंगे आप, हाउ यू विल एंश्योर कि वो पहचान ले। आपने एक लिस्ट दे दी है दोस्तों की, दुश्मन तो कितने भी हैं वो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन दोस्त लिमिटेड है, तो आपने एक लिस्ट दे दिया कि ये फोटो है और ये इनका नाम है, तो जब भी कोई आए फोटो से मैच करना, और अगर मैच होगा कोई भी एक फोटो से तो अंदर जाने देना। एज सिंपल एज दैट, राइट। ठीक उसी तरह से जब भगवान ने हमें बनाया तो लिवर को गेटकीपर बना के उसके पास एक लिस्ट दे दिया कि ये इंसान है या कोई भी एनिमल, हम कुछ भी मुंह में डालेंगे, और डालेंगे तो पता नहीं बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है, तो लेकिन एक गेटकीपर खड़ा है, एक पहरेदार खड़ा है जो कि पहरा दे रहा है, और वो पहरेदार के पास एक लिस्ट है, और वो लिस्ट सैकड़ों साल पुरानी वाले जो प्रोग्रामिंग है वही वाला लिस्ट है उसके पास, और वो पहरेदार उस लिस्ट को देखेगा एंड देन इट विल अलाउ, ठीक है इसको ब्लड में जाने दो, इसको फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने दो। दिस डिसीजन इज टेकन बाय लिवर, राइट। भगवान ने जब हमें बनाया था, नेचर ने जब हमें बनाया था आज से कई मिलियन या हजारों साल पहले, तब की वो प्रोग्रामिंग है
उस वक्त बिस्किट था क्या, ब्रेड था क्या, मेडिसिन थे क्या? दीज थिंग्स वर नॉट देयर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है कि अच्छा है, मैं इस पर बोल ही नहीं रहा कुछ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये थे या नहीं थे, राइट? सो ये सब नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मान लेते हैं कि आपने एक नया दोस्त बनाया, न्यू फ्रेंड, लेकिन उसका जो फोटो है उस गेटकीपर को नहीं दिया, वो उसको रोकेगा या जाने देगा? रोकेगा ना, उसके लिए तो वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। सो आई एम नॉट सेइंग कि क्या खराब है क्या नहीं खराब है, आई एम जस्ट सेइंग कि एक लिस्ट है, वो लिवर के पास है, उस लिस्ट के अलावा कोई भी चीज अगर मुंह से पेट में जाएगा तो लिवर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो रोके। कैसे रोकता है वो? सिंपल भाषा में करें तो इसको ये है, इट इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसको वापस भेज देगा इंटेस्टाइन में, फिर वो कोलोन में जाएगा, वो टॉयलेट से बाहर निकल जाएगा, बात खत्म। तभी तो हम रोज टॉयलेट जाते हैं। लिवर ना हो तो टॉयलेट जाने की जरूरत ही ना हो, सब कुछ अंदर जा रहा है, कुछ बाहर जा ही नहीं रहा। सो यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लिवर। लिवर का रोल आपको ठीक से आइडिया हो गया कि लिवर चेक करता है कि भाई वो इस लायक है क्या, नहीं है तो वापस कुछ पहचान में नहीं आ रहा तो बोलते हैं भाई साहब है नहीं घर पे, आप बाहर वापस जाओ, जब आएंगे तो पूछ के आपको, ऐसे ही होता ना। तो द सेम थिंग द लिवर डज। अच्छा अब ये बताइए, कोई भी दवा जब लेते हैं, वो मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन फॉर दैट मैटर, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, लिवर उसको रोकेगा, स्टॉप करेगा या जाने देगा? स्टॉप करेगा। अगर इस थ्योरी के हिसाब से बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में हॉर्मोसिस। हॉर्मोसिस टॉक्सिकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये पाया जाएगा, बट मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ इसको कि कोई भी दवा दुनिया की अगर जाएगा पेट में तो लिवर उसको रोकेगा, बिकॉज लिवर के लिए वो एलियन है, लिवर के लिए वो जाना पहचाना नहीं है, सिर्फ इसलिए रोकेगा, राइट? और फिर वो वेस्ट बन के निकल जाएगा। लेकिन अब मान लो नींद की गोली लेते हैं, नींद आती, पेन की गोली लेते हैं, दर्द चला जाता है, ब्लड शुगर की गोली लेते हैं, ब्लड शुगर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, राइट? ऑल दिस थिंग्स हैपेंस, ये सारी चीजें होती हैं। तो लिवर क्यों नहीं रोक रहा उसको? व्हाई द लिवर इज नॉट स्टॉपिंग? वो कैसे क्रॉस कर जा रहा है? इसको जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आज के पूरे लेक्चर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, जो अब बताने जा रहा हूं। अगर इसको समझ लेंगे, वन थिंग आई कैन टेल यू, आप बीमार नहीं पड़ सकते, फिर यू कैन नॉट बी इल। और जो बीमार है, विद दिस अंडरस्टैंडिंग यू कैन हील योरसेल्फ। व्हाट इज दैट? इसको समझाने के लिए आई टेक दिस पिक्चर। अब देखिए, ये दो पुलिस कांस्टेबल है, इनका काम है कोई भी गाड़ी आएगी तो चेक करके भेजना आगे, और वो 1 मिनट में एक गाड़ी चेक करने की इनकी स्पीड है। दो लोग मिलके एक मिनट में एक ही गाड़ी चेक कर पाते हैं। और कोई भी, क्योंकि इनको बताया गया कि यहाँ पे चोर पास कर जाएगा, स्मगलर जाने वाला है, स्मगलर का पहचान भी बता दिया, लेकिन बता दिया स्मगलर जाना नहीं चाहिए, तो हर गाड़ी की चेक कर रहे हैं कि भाई इसमें स्मगलर तो नहीं बैठा, इसमें स्मगलर, वो फोटो मिला रहे हैं ये। अब वो स्मगलर को पास करना है, उसने एक आइडिया निकाला, उसने भांप लिया कि ये आदमी, ये पुलिस वाले जो है, 1 मिनट में एक ही गाड़ी चेक करने की इनकी स्पीड है। स्मगलर ने क्या किया, हर 1 मिनट में 2-2 गाड़ियां भेजना शुरू कर दिया उसने, अपने ही लोग होंगे। तो क्या होगा, इनको क्या करना पड़ेगा, एक गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा रैंडमली, मतलब हर 1 मिनट में एक गाड़ी बिना चेकिंग के बाहर निकल जा रहा है, राइट? अब ये इनको पता चल जाएगा यार एक गाड़ी से छूट रही है, हो सकता है उसी गाड़ी में स्मगलर बैठ के भाग जाए, तो व्हाट दे विल डू, हेड ऑफिस को फोन करेंगे, भाई ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं, आप ऐसा करो 2 लोग और भेज दो। अब 2 लोग और भेज देंगे तो वो 2 लोग यानी कि 4 लोग मिलके पर मिनट 2 गाड़ियां चेक करने की स्पीड इनकी फिर मेंटेन होगी। लेकिन अब स्मगलर सोचेगा ये तो इन्होंने लोग बढ़ा दिए, तो स्मगलर अब भी बचना चाहता तो क्या करेगा, थोड़ी और गाड़ियां बढ़ा देगा ताकि थोड़ी सी गाड़ियां लीक हो जाए। द सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू टेक द ड्रग्स, मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन जब लेंगे तो इन दोनों गार्ड की तरह, कांस्टेबल की तरह लिवर उसको रोक देता है। लेकिन लिवर की अपनी एक कैपेसिटी है, जैसे इन दोनों की कैपेसिटी है। तो वो कितनी कैपेसिटी है, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉट इन मेडिकल स्कूल, राइट? तो इसका मतलब उसका जितनी कैपेसिटी लिवर की रोकने की, उसकी डबल दे दो आप दवाई तो क्या हो जाएगा, आधा तो लिवर ने रोक दिया, वो वेस्ट चला गया, लेकिन आधा पार्ट जो नहीं रोक पाया वो बॉडी के अंदर चला गया। तो जितना दवाई आपको चाहिए होता है उससे डबल दवाई देते हैं, इस बिकॉज ये अंडरस्टैंड करते हुए कि आधा तो लिवर रोक देगा, कोई बात नहीं, जब रोकेगा तो आधा तो और चला जाएगा ना, तो काम बन गया आपका। मतलब किसी भी तरह से मेडिसिन को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना हो तो वो सीधे रास्ते से नहीं, वो चीटिंग करके, लिवर को चीट करके तभी जाता है, बिकॉज लिवर कैन नॉट अलाउ
द ड्रग्स, बिकॉज ड्रग्स, मेडिसिन, ये सब चीज़ें पिछले 50-100 साल में ही आई हैं, जबकि हमारा लिवर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो लाखों साल पहले की है, तब तो था नहीं ये सारी चीज़। तो लिवर, अब लिवर जब देखता है कि भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ बिकॉज कैपेसिटी कम है, तो लिवर भी अपनी कैपेसिटी इन गार्ड की तरफ बढ़ाएगा। उसके बाद क्या होगा? आपने अक्सर देखा होगा कि जो ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है की दवाइयाँ हैं, नींद की दवाइयाँ हैं, आप उसको खा रहे हैं लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। अब तब वो बोलते हैं डॉक्टर साहब पहले तो नींद आती थी, तो लेकिन अब वो दवा लेने से नींद नहीं आती। डॉक्टर क्या करेगा? वो समझ जाएगा कि लिवर ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, तो डॉक्टर क्या करेगा? उस स्मगलर की तरह कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ा देगा। ठीक है भाई, ज्यादा डोज ले लो। ब्लड शुगर के पेशेंट ऐसे तो होता है, टेक सम मोर मेडिसिन, राइट, थोड़ी और मेडिसिन ले लो। थोड़ी और मेडिसिन वो देने लगता है तो दोबारा से बोलते हैं अब आराम मिल गया, होता है ना ऐसे। तो वो एक चोर पुलिस का खेल चलता जा रहा है। लिवर भी अपना ताकत बढ़ाता जा रहा है और उधर से मेडिसिन भी बढ़ती जा रही है, राइट। लेकिन एक टाइम आएगा जब लिवर विल लूज द बैटल, राइट। तो तब लिवर जवाब दे देगा। या तो एक टाइम आएगा या फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब लिवर ये सोच लेगा कितनी भी ताकत आ जाए, उस लिवर ने एक ऐसा मैकेनिज्म बना लिया, पहचान लिया इस चोर को, चाहे ये कैसे भी हो जाए मैं इसको रोक के रहूंगा। अब कितने भी क्वांटिटी में दवा दें, ब्लड शुगर की दवा दें, ब्लड प्रेशर की दवा दें या कोई भी और दवा दें, वो इफेक्टिवली काम करेगा ही नहीं, बिकॉज लिवर हैज अंडरस्टूड कि कैसे इनको रोकना है। वो लड़ाई, वो तभी तो वो 2.5 kg का है ना, तो तभी उसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। इट लर्न दैट विद इन फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स। आप इमेजिन कीजिए, वो जो एक चोर है, वो चोर आता है और वो चोर जब भी आता है तो गेट कीपर उसको रोक देता है। तो चोर क्या करेगा कि मुझे चुराना तो है ही, तो एक तरीका उसके पास है कि भाई सामने के रास्ते से ना आके खिड़की से आएगा, वेंटिलेटर से आएगा, चोर रास्ता। अब देखते इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, इंसुलिन खा क्यों नहीं लेते, ग्लास में पी क्यों नहीं लेते? व्हाई इट इज इन इंजेक्शन फॉर्म? क्योंकि अगर मुंह से लेंगे तो कौन आएगा? गेट कीपर आएगा, वो रोक देगा उसको। तो ग्लास भर के पिएंगे तो थोड़ा सा बॉडी में जाएगा, दैट विल बी टू एक्सपेंसिव। तो वो जब भी इंजेक्शन, तो बहुत खतरनाक है किसी चीज का। इंजेक्शन का मतलब ये है कि वो डॉक्टर ये नहीं चाहते कि भाई ये लिवर को फेस भी करे, तो वो चोर रास्ते से दवाई को भेज दो। और लिवर ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, बिकॉज लिवर को पता ही नहीं कि वो कहीं और से आ रहा है। अब वो बॉडी में क्या एक्शन करेगा, कितना उसका साइड इफेक्ट होगा, क्या एडवर्स रिएक्शन होगा, राइट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR, राइट। सो वो फिर भगवान ही जानता है, वो तो वक्त ही बताएगा, राइट। सो that is the mechanism why sometimes injection is given and when the drugs are not working, right? So यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि there is an inner mechanism in the body which helps us, which protects us, right? लेकिन हम उसको बाईपास करने के लिए मेडिसिन की ज़्यादा डोज देते हैं, तो कुछ मेडिसिन लिवर रोक पाता है श्योरली, और बाकी मेडिसिन फिर बॉडी में फ्लो करता है, ब्लड में फ्लो करता है। ब्लड में फ्लो होकर कुछ भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में मेडिसिन को जाना तो इट विल गो थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बता दूं, कोई भी मेडिसिन, कोई भी दुनिया का केमिकल, मेडिसिन भी छोड़िए, कोई भी दुनिया का केमिकल जब ब्लड में फ्लो करता है, व्हेन इट फ्लोज इन द ब्लड, तो ये देखिए, दिस कॉल्ड इनर लेयर, दिस कॉल्ड इनर लेयर, इट्स कॉल्ड एंडोथेलियम। ब्लड वेसल का जो इनर लेयर है इसे बोलते हैं एंडोथेलियम लेयर। एंडोथेलियम लेयर क्या होता है? वो खुरदुरा होने लगता है। खुरदुरा, यू अंडरस्टैंड? वो इन्फ्लेम होने लगता है, इन्फ्लेमेशन, घाव होने लगता है। अब जब घाव होता है तो क्या होता है? वो चिपचिपा हो जाएगा। अच्छा, जब चिपचिपा हो जाएगा तो क्या होगा? अब इसी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल फ्लो कर रहा है, फैट फ्लो कर रहा है, प्रोटीन फ्लो कर रहा है, ब्रेकडाउन होने के बाद इसमें न्यूट्रिशन फ्लो कर रहा है, मिनरल फ्लो कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो चिपचिपा है तो क्या होगा? वो सारे चिपकने लगेंगे। अच्छा, चिपकने से क्या होगा? व्हाट विल इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? इट विल बिकम ब्लॉकेज। अब वो ब्लॉकेज को ले लें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे, देखेंगे इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है, तो बोलेंगे देखो कोलेस्ट्रॉल कॉजेज ब्लॉकेज। बट डू यू रियली थिंक कोलेस्ट्रॉल कॉजेज ब्लॉकेज? जरा सोचिए, घर में आप देखेंगे बाथरूम में पानी लीक कर रहा है, तो पानी लीक कर रहा है, आपने किसी को बुलाया, पानी लीक कर रहा है, बोलेगा ऊपर का पानी का सप्लाई बंद कर दो क्योंकि पानी पानी है, तो राइट। सो पानी लीक कर रहा है तो पानी की गलती नहीं है, कहीं पे लीक होगा तो उसको ठीक करो, राइट। सिमिलरली अगर ब्लॉकेज है तो वो कोलेस्ट्रॉल दिखेगा, उसमें कैल्शियम दिखेगा, उसमें
और बहुत सारे फैट देखेंगे, दैट डज नॉट मीन कि उनकी वजह से है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो इन्फ्लेमेशन को, घाव को दूर करना है, ना कि कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ को कम करना है। देखिए, अगर मैं छोटी सी बात बोलूं, कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? एक अंडा लीजिए, अच्छा अंडे को एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में रखते हैं, कुछ दिनों तक उसको घुमाते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं, क्या होता है उसके अंदर से एक चिड़िया निकल आती है। अंडे के अंदर चिड़िया निकल गई, ऐसा क्या उसके अंदर कि उसके अंदर एक लाइफ छुपा था, वो लाइफ में कन्वर्ट हो गया। अगर किसी लैब में देंगे तो लैब वाला बताएगा 68% ऑफ द एनर्जी इनसाइड दैट एग इज कोलेस्ट्रॉल, एंड रेस्ट जो है वो बाकी सारी चीजें, जितनी सारी न्यूट्रिएंट और होते हैं। नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को एक्स कैटेगरी ड्रग में डाला हुआ है। एक्स कैटेगरी मतलब जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं वो ये ना ले, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे तो जीवन कम हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत अच्छी चीज़ है, इनफैक्ट उसके बिना जीवन शुरू नहीं हो सकती थी। हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारे ब्लड चेंज होते हैं, हर 3-4 महीने में नए ब्लड आते हैं, स्किन चेंज होता है, उसकी सबकी आउटर लेयर किस चीज़ का बना हुआ है? कोलेस्ट्रॉल। तो उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम ये दिखाएंगे, देखो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, इसको हटाओ। कोलेस्ट्रॉल कितना भी हटा लें, वो जब तक चिपचिपाहट रहेगी तब तक ब्लॉकेज रहेगा, राइट? तो अब चिपचिपाहट ना रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, हमारे आसपास की सड़क है जो गाड़ियों के लिए बनी है, गाड़ी मतलब कार जिसमें टायर होते हैं, अगर वहां पे टैंक कोई चलाए तो, टैंक, जंग का टैंक, तो क्या होगा उस सड़क में? व्हाट विल हैपन? रोड टूट जाएगा, क्योंकि वो जो रोड बना था, वो रोड बनाते वक्त इस बात को नहीं ध्यान दिया गया था कि इस पे टैंक भी चले। टैंक के लिए वो सुटेबल रोड नहीं है, राइट? तो अच्छा, उस रोड को टूटने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक ही तरीका है कि टैंक को वहां चलने ना दिया जाए। कोई बोले टैंक भी चलेगा रोड भी ना टूटे, वो हो नहीं सकता, बिकॉज रोड जब बना था तो वो उसकी जो मजबूती है वो टैंक के हिसाब से नहीं थी। तो सिर्फ एक ही चीज आप कर सकते हैं कि टैंक चलाए ना, और चलाएगा तो वो टैंक कोई चलाएगा तो रोड तो टूटेगा ही टूटेगा। सिमिलरली हमारा जो ब्लड वेसल है, जो इनर सेल इंडोथेलियम लेयर है, इसकी बनावट ऐसी है कि कोई भी केमिकल जब इसमें फ्लो करेगा, कोई भी केमिकल फॉर दैट मैटर, तो वो खुरदरा होगा, चिपचिपाहट हो जाएगी, और वो चिपचिपाहट होगी तो उसको ब्लॉकेज बोलते हैं। वही वाला ब्लॉकेज अगर किडनी में होगा तो इट्स कॉल्ड किडनी फेलियर, वही ब्लॉकेज हार्ट में होगा तो इट्स कॉल्ड हार्ट फेलियर, वही ब्लॉकेज ब्रेन में होगा तो इट मे कॉज ब्रेन स्ट्रोक, वही ब्लॉकेज अगर पैनक्रियाज में होगा पैनक्रियाटिस। सो कई सारी चीजों में तो आप देखिए बीमारियां अलग अलग नाम के हैं, लेकिन एक्चुअली अलग अलग बीमारियां हैं नहीं, राइट? लेकिन अगर बचना चाहते हैं उनसे तो उससे एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो चिपचिपाहट ना हो। और चिपचिपाहट ना हो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज सर्कुलेशन में भेजो ही नहीं जिसके लिए वो रोड बनी नहीं है, डिजाइन नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। कोई भी दवा ले लें, वो दवा अपने आप में अच्छी है कि बुरी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो जो सर्कुलेट जब होती है बॉडी में, तो वो बुखार के लिए आपने दवा ली फॉर एग्जांपल, बुखार को ठीक करेगी कि नहीं करेगी वो एक अलग मैकेनिज्म है, दैट आई विल टॉक लेटर ऑन अगर टाइम मिला तो, लेकिन सर्कुलेट तो करना पड़ेगा इसी ब्लड वेसल में। तो एक चीज हर दवा करती है, इट मेक्स योर ब्लड वेसल इन्फ्लेम्ड, राइट? और ब्लड वेसल इन्फ्लेम्ड होगा, आप देखेंगे मेडिकल डेटा अगर देखते हैं कि जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनको अगर उनका देखा गया कि पिछले 3 महीने का उनका रिकॉर्ड देखा गया, तो अबाउट 75% ऑफ द हार्ट अटैक पेशेंट, उनके हार्ट अटैक होने के 3 महीने के अंदर उनको बुखार आया था जब उन्होंने दवा ली थी, और बुखार तो ठीक हो गया बट इट वॉज इन्फ्लेम्ड। इन्फ्लेमेशन से क्या हुआ? ब्लॉकेज, उससे क्या हुआ? हार्ट अटैक, राइट? तो हम एक बीमारी को ठीक कर रहे हैं बट दैट लीड टू अदर थिंग, और दोनों को आपस में हम कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये हार्ट अटैक जो हुआ इसके कारण बुखार है। हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 के बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा। मैं अक्सर पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ कि जब डायग्नोस हुआ उसके पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बताइए। 90% टाइम ये निकलता है कि 3 महीने का, जब मैं ध्यान से देखता हूँ, सुनता हूँ उनकी बात, कि बुखार हुआ था और उसके बाद बुखार से ठीक हो गया, फिर न जाने क्या हुआ, और देखा कि फिर शुगर चेक किया तो इतना बढ़ा हुआ आ रहा है, वेट बहुत लूज हो गया, बहुत सारे सिम्टम बताने लगे वो। तो एक बात याद रखिए कि खासतौर पर फीवर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, कि फीवर कोई बीमारी नहीं है, इट इज नॉट ए डिजीज कि उसको ठीक करने की जरूरत है। उसमें सिर्फ इतना करना है हमें कि हमारे इनर इंस्टिंक्ट को समझना है, सुनना है। वो कैसे सुनना है?
बिकॉज आइडिया तो ये ना कि फीवर अगर है तो बॉडी ने क्या किया, अलार्म स्विच ऑन कर दिया। बिकॉज हाई टेम्परेचर जब होता है, एट दैट टेम्परेचर हमारी इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग होती है, और हाई टेम्परेचर जब होता है तो किसी भी तरह का वायरस इनएक्टिव हो जाता है, उस वक्त काम नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इन हाई टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर लो कर दें तो क्या होगा, वायरस विल मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, द ह्यूमन विल डाई। बोलेंगे ये तो डेंगू से मर गया, वो डेंगू से नहीं मरा, डेंगू किसी को नहीं मार सकती, लेकिन जब डेंगू आया वायरस तो वो तो एक ही वायरस था, और जब बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया उसको फाइट करने के लिए, आपने टेम्परेचर को घटा दिया, यानी कि आपने बॉडी के टूल्स को, वेपन्स को, राइट, आपने रोक दिया। अब उसको मल्टीप्लाई करने का मौका मिल गया। जब वायरस मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होने के लिए वो बॉडी के सामान को ही यूज करता है, राइट। यूं मानिए कि आपके घर में कोई घुस गया और आप ही का बंदूक लेके आप ही पे तान दिया, क्योंकि आपने मौका दे दिया उसको, राइट। द सेम थिंग हैपेंस हियर। सो द मोमेंट यू थिंक, अच्छा बीमार पड़े तो क्या करें, द मोमेंट यू थिंक आई विल टेक द मेडिसिन, प्रिपेयर, बी प्रिपेयर्ड कि उस मेडिसिन से आप एक नई बीमारी का जन्म देने वाले हैं, राइट। अब सवाल आता है, अब सवाल आता है कि तो फिर अगर ऐसी सब बातें हैं तो लोग कोई भी दवा खाते हैं, बीमारी पड़ते हैं, तो जाते क्यों हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। उम्मीद होती है कि उम्मीद है कि हम ठीक हो जाएंगे। ह्यूमन ब्रेन जो है वो लॉजिक पे नहीं चल रहा, ह्यूमन ब्रेन है वो उम्मीद पे चलता है। उम्मीद अपने आप में एक साइंस है, एक्सपेक्टेशन इज द साइंस, आई विल गेट ऑल राइट, राइट। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले लोग मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, ठीक हो जाते थे। उम्मीद, इट इज कॉल्ड, मेडिकल साइंस में इसको बोलते हैं प्लेसिबो, 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 राइट। ये अपने आप में साइंस है। आपको लगा कि मैं ठीक हो सकता हूं, वो जो लगना अपने आप में वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर वो लगा कैसे, किस चीज की वजह से लगा, कोई ताबीज पहन लिया तब लगा, या फिर कोई दवा खा ली तब लगा, या किसी मंदिर में गए तब लगा, किसी ने मन्नत मांगी तब लगा। तो उसका भी एक कंट्रीब्यूशन होता है जो आपके हीलिंग में काम करता है। वो 100% काम नहीं करेगा, लेकिन उसका एक कंट्रीब्यूशन, एक पार्टली कंट्रीब्यूशन है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। थाईलैंड में कई तरह की मेडिकल पद्धति है, यहां तो फिर एलोपैथी है, सिर्फ एलोपैथी इज 99% और बाकी सारा 1%। इंडिया में, थाईलैंड में ऐसा नहीं है। वहां एक सिस्टम है एलोपैथिक सिस्टम, एक सिस्टम है एलोपैथिक प्लस चाइनीज, ड्यूल सिस्टम, तीसरा सिस्टम है सिर्फ चाइनीज सिस्टम, चौथा है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब बाप ने अपने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया, कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, एक जनरेशन चला आ रहा है। फिर एक सिस्टम है क्वैक, क्वैक मतलब आरएमपी टाइप, जो डॉक्टर नहीं है लेकिन कुछ भी दवा देके, जो जड़ी बूटी देके, कुछ भी देके उसको ठीक कर रहा है। WHO ने स्टडी किया इन पांचों मेथड में से किससे लोग ज्यादा ठीक होते हैं, किसमें लोग ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। और WHO ने ये दिया, उनका जो मेडिकल, उनका जो कंक्लूजन आया कि पांचों की पांचों पद्धतियां बिल्कुल अच्छी हैं, पांचों से ही लोग उतने ही ठीक हो रहे हैं, एक जैसे ही ठीक हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप कहीं जाएं, एक फेथ से जाते हैं। अगर आप मेरे पास आएंगे, देयर इज ए फेथ, बॉडी तब तक ठीक कर रही है, राइट, वो तो बॉडी कर ही रही है, और आपका फेथ मुझसे जुड़ा हुआ है, अल्टीमेटली आपको ठीक होना ही है। अब ठीक किसने किया, मैंने किया, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज वन फेथ। जहां भी आपका फेथ है वो फेथ काम करेगा, लेकिन फेथ अपनी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जो बॉडी को हार्म कर रहा है, तो वो बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन एक नई बीमारी का जन्म भी साथ में हो गया। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, राइट। सो यहां हम बात कर रहे थे एक्सपेक्टेशन की, प्लेसिबो की। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशन क्या होता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। आज का टॉपिक है टॉकिंग फूड। आप कॉफी लेने गए, आप कॉफी वेंडिंग मशीन देखा आपने, पहले एक आवाज आती, धुआं निकलता है, आर एबल टू रिलेट, होता ना ऐसे। वो जो ये देखा गया है कि ऐसे रेस्टोरेंट जहां पे कॉफी वेंडिंग मशीन बाहर लगी हुई है, जहां कस्टमर्स को देख पा रहा है, वो आवाज सुन पा रहा है, वो वाला कॉफी ज्यादा टेस्टी। लेकिन अगर वो मशीन अंदर कर दिया किचन में, सिर्फ सीधा कॉफी लेके आ गए, तो टेस्ट थोड़ा कम है आज का, राइट। तो यू आर ईटिंग बाय योर ईयर्स, अब कान से, राइट। तो ये पूरी एक बहुत बड़ी स्टडी है, ये बहुत बड़े मेडिकल जर्नल में ये आया है। वी आर ईटिंग बाय आवर ईयर्स, हम अपने कान से हम खाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं इसको समझाने के लिए।
पापड़ है मेरे पास, राइट, ये भी पापड़ है, से सेम पापड़ है, ये थोड़ा लचीला है, कौन सा खाना चाहेंगे? कान से खा रहे हैं ऑलरेडी, दोनों की न्यूट्रिशन सेम है। जब इसको जीभ में लेंगे तो केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं जिससे टेस्ट आता है वो बिल्कुल सेम है, वो अलग नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। न्यूट्रिशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। केमिकल एक्शन जब इसको चबाएंगे चेंज हुआ? नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ? अरे क्या टेस्ट है, मुंह में पानी आ गया। वी ईट बाय आवर ईयर्स, हम कान से खाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो हमें अपने अंदर की जो इंस्टिंक्ट है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, हाउ इट इज वर्किंग, राइट, कि टेस्ट मतलब क्या है। जब आप चूज करते हैं ये अच्छा है बुरा है, तो उसके पीछे कोई साइंस की जरूरत नहीं है। आप कोई चूज कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, उस उम्मीद पे ही सारा कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है, ये बहुत बड़े जर्नल में आया कि जो पोटैटो चिप्स बनाने कंपनी, उनको पता चल गया कि साउंड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउंड, राइट। तो उन्होंने अपने पैकेट को ऐसे बनाया कि पैकेट को जब फाड़ेंगे तो वो पेपर का साउंड आएगा, और ये देखा कि जिस पैकेट में वो वाले चिप्स डालें जिसमें फाड़ते ही पेपर का एक अजीब सा साउंड आएगा, तो वो वाला जो है वो ज्यादा टेस्टी लग रहा है। सो दैट इज व्हाट, कि उनका ध्यान चिप्स पे नहीं है मैन्युफैक्चरर का, कि उसका पैकेट की ऐसी आवाज आनी चाहिए कि एक आवाज। आप एक घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करके देखिए आज, राइट। सो अपने बच्चों के साथ करके देखिए। मान लीजिए एक बेकार सा थैला ले लीजिए, उसमें एक अंगूर है, बच्चे को बोलिए ये खाएंगे, इसमें वही अंगूर है, ये खाओगे। अब देखिए उसका क्या इंस्टिंक्ट होता है, राइट। अब आपने बोला नहीं दोनों ही खाना पड़ेगा, एक यहां से एक यहां से, दोनों ले लिया उसने। अब इसको खोला उसने, एक आवाज आई, ब्रेन ने बताया। फिर जब ये खाएगा लगता है कि ये थोड़ा इंपोर्टेड है, दिखने में सेम है सेम ही। अब उससे पूछिए कि दोनों में से कौन सा ज्यादा टेस्टी है, राइट। तो आपको पता है कि उसका जवाब होगा ये ज्यादा टेस्टी है, थोड़ा महंगा लग रहा है ये। तो वो किससे खा रहा है? तो वो किससे खा रहा है? आंख से खा रहा है, कान से खा रहा है, वो छू रहा है, वो खा रहा है, और फाइनली वो खा रहा है। वो तो बहुत बाद में आया, उसने पहले निर्णय कर लिया कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, मुझे तो यही चाहिए, राइट। तो जब यहाँ से जाएंगे तो ऐसा ये आप लेके जाइए ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर पाएं इसको, राइट। सब लोग एक एक और फिर बताइए भी मुझे व्हाट हैपेंस। सो जब आप सोचते हैं कि ये चीज़ टेस्टी है, ये चीज़ टेस्टी नहीं है, तो ये मत समझिए कि उसका टेस्ट है तभी वो टेस्टी है। दैट इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस, जिसमें आपकी आंखों का, आपकी सोच का, आपकी कानों का, आपके बैकग्राउंड का, देयर आर मेनी थिंग विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं मिलने के लिए किसी पेशेंट से? जब हॉस्पिटल जाएंगे ना तो उनको खाना दीजिए, भाई साहब आपके लिए खाना लाए लाल प्लेट में, खाएगा वो? सेम खाना इस पे डालिए, तो जब ये खाना लेगा यार थोड़ा भी खाएगा, यार मन नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा, राइट। जस्ट इमेजिन कीजिए हॉस्पिटल में लाल प्लेट। एक हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट किया था अपने खाने के बजट को घटाने के लिए, कि पेशेंट को लाल प्लेट में खाना देने लगते थे, और ऑब्वियसली लाल प्लेट में हॉस्पिटल में पेशेंट बोलता है खाने का मन ही नहीं कर रहा, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप खाना जीभ से नहीं खा रहे हैं, राइट। क्या खाना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस वक्त आंखों से खाना खा रहे हैं, राइट। सो जो हम जितनी हम समझते हैं, जो हमारी समझ है हमारे बारे में, उससे भी गहरी कई सारी बातें हैं। वो ये कि हमारे बॉडी के एक एक सेल्स, ईच वन ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी इटसेल्फ इज हैविंग इट्स ओन इंटेलिजेंस, राइट। एंड वो सारे इंटेलिजेंस जोड़ के दैट इज वी आर। और इसमें जब हम कोई केमिकल बॉडी में डालते हैं तो वी इंटरफेयर विद द टोटल इंटेलिजेंस, जो कि आपस में एक हार्मनी में था, राइट। उस हार्मनी को हम बिगाड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, तबला रखा है, ड्रम रखा है, वो सब रखे हैं, और सब बजाते हैं इन हार्मनी, दैट्स कॉल्ड म्यूजिक। लेकिन अगर एक अपने मन से बजा रहा है, एक अपने मन से बजा रहा है, तो तब भी सब बजा रहे हैं, तब भी वही म्यूजिक सिस्टम है, तब भी वही लोग हैं, बट दैट विल कॉल्ड बी एज नॉइज। उसे क्या बोलेंगे? नॉइज बोलेंगे। सिमिलरली मान लो आपको ब्लड प्रेशर है, गोली जब ब्लड प्रेशर का लेते हैं तो वो इट इज लाइक कि वो गिटार वाले को बोल रहा है तू जोर से बजा, ये नहीं देख रहा कि वो क्या बजा। आपस की सिंक्रनी वो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई दवा लेते हैं तो वो किसी एक ऑर्गन पे काम करता है, ओवरऑल नहीं काम करता वो। और जब भी कभी कोई एक दवाई किसी भी ऑर्गन पे काम करेगी तो दैट विल क्रिएट अ नॉइज। वो ऑर्केस्ट्रा नहीं होगा, वो म्यूजिक नहीं होगा, उसको कहेंगे नॉइज। सो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, राइट। सो वी हैव टू सी। थैंक यू।
वी हैव टू अंडरस्टैंड, बीमार तो है, चलो ठीक है, लेकिन बीमार रहने का ये मतलब नहीं कि हम बैलेंस बिगाड़ के और ज्यादा बीमार पड़ जाए, राइट? सो बीमार हैं, आई अंडरस्टैंड, उस वक्त हम थोड़ा डेस्परेट हो जाए, ठीक कैसे करें? फिर वो एक्सपेक्टेशन वाली बात, उम्मीद वाली बात, और जो उम्मीद है, अच्छा ये देखिए कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया कि दोनों एक टेस्ट के हैं, क्या कोई लॉजिक है उसमें? पापड़ जो कड़क से आवाज आएगी तो वो ज़्यादा टेस्टी, कोई लॉजिक है उसमें? उसमें कोई साइंस है? कोई साइंस नहीं है। उम्मीद, एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन जो है वो साइंस पे चलता ही नहीं है। ह्यूमन ब्रेन जो है लॉजिक पे चलता ही नहीं है, वो चलता है एक्सपेक्टेशन पे, वो चलता है जिसे हम बोलेंगे नॉर्मल भाषा में भेड़ चाल। जो चीज़ बार बार होती जा रही जो चीज़ हमारा दिमाग, आंखें, नाक, कान उसको देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वही उसका अल्टीमेट ट्रुथ है, उसी को वो ठीक मानता है, उसी को एक्सपेक्ट करता है कि यही होना चाहिए। उससे अलग कभी कुछ होगा तो बोलेगा ये खराब है। जब भी आप डिसाइड करते हैं ये ठीक है, ये खराब है, तो जो चीज़ एक्चुअली आपके लिए ठीक है उसे आप शायद मना ही कर दें। इट डिपेंड्स कि आपका पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हैं उसका कलेक्शन क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी हम जा रहे थे यहाँ पे चंडीगढ़ के रोड में एक ढाबा है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, गुलशन है, आप जाते हैं लगता है। हाँ, गुलशन के बाद एक और ढाबा है, हाँ, सुखदेव ढाबा, राइट? हाँ, तो हमारे केंद्रीय विद्यालय के एलुमनाई मीट था, उसमें हम 4 दोस्त मिलकर गाड़ी में जा रहे थे कि रात के 1-2 बजे कि हम तो वो सुखदेव वाला ढाबा से खा के जाएंगे। भाई मैंने कहा कि हम तो चलो आपके साथ रहेंगे, खाना तो आप खाओ, हमारी गाड़ी में काफ़ी सारा खाना ऑलरेडी है। तो मैं सीन बता रहा हूँ, इमेजिन कीजिए वो बैठे हैं, चम्मच में वो खा रहे हैं, राइट? चम्मच हाथ में मुंह में डाल के खा रहे हैं। इज इट यूजुअल, नॉर्मल और एबनॉर्मल? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ढाबे में गए, चम्मच लिया, खा रहे हैं, दिमाग तो यही बोल रहे हैं ना आपको। अब जरा मैं इसको नए तरीके से पेश करता हूँ। जरा सोचिए, वो जो चम्मच से खा रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं चम्मच, वो ना जाने आपके मुंह में डालने से पहले हजारों लोगों ने उसको मुंह में डाला होगा, राइट? और उसमें थूका होगा, किसी को पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, कोई कहाँ से आया होगा, वही चम्मच लेके मुंह में डाल दिया आपने। लेकिन आपके दिमाग में एक लॉजिक आ गया, अरे उसको अच्छे से धो दिया होगा, ठीक है, एक्सेप्टेड, आपकी लॉजिक को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ आप मेरा ब्रश ले लीजिए, अच्छी से धो लीजिए, फिर से मुंह में डाल के ब्रश कीजिए, ये तो इसी का है ना। चम्मच मुंह में डाल के आराम से खा रहे हैं, जो हजारों लोगों ने, न जाने ट्रक वाला, पता नहीं कौन सा ड्राइवर जिसके सामने जाना पसंद नहीं करेंगे, कोई शराबी, कोई उसमें मुंह में डाल के खा रहा होगा, वही आपने लिए मुंह में डाल के, यार क्या स्वाद है। लेकिन अगर आपका दिमाग बोलता है नहीं, धो देने से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो किसी का ब्रश लीजिए और उसको धो दीजिए अच्छी, जितना अच्छा धोना चाहे, फिर उसको मुंह में डालिए। वो तो फिर एक ही आदमी का है ना, राइट? हम कहीं भी जाते हैं, किसी रिश्तेदार घर जाते हैं, अपना एक ब्रश लेके जाते हैं ना, कि नहीं उनके पास ब्रश होगा, किसी एक का ले लूंगा मैं, करते धो लूंगा। होना तो ये चाहिए कि एक चम्मच भी जेब में लेके जाइए जब भी कभी रेस्टोरेंट में जाए, राइट? अपना चम्मच जेब से निकाला, खाया पिया, उसको धोया, फिर जेब में रख दिया, उसके पीछे नाम भी लिखा है ताकि किसी और अपने जो फैमिली मेंबर के नाम से वो चम्मच मिक्स ना हो जाए। बोलना मैं सिर्फ यही, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ चम्मच से खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ जो भी आप एक्शन करते हैं, दैट एक्शन इज नॉट अ साइंस। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई रीजनिंग नहीं है, वो बस है। और वो क्यों है? क्योंकि ऐसा चलता आया है। तो ऐसा चलता है, जो चीज चलती आती है उसको हम सोचते हैं कि ये ठीक ही है। कैसे हम डिसाइड करते हैं इज इट, ये ठीक है कि नहीं है? सिर्फ एक ही चीज हम देखते हैं, क्या ये चलता आया है ऑलरेडी? अगर दिमाग ने उसको कई बार ऑलरेडी देख चुका है हमारे एक्सपीरियंसेस में, तो ब्रेन बोलता है दिस इज ओके, फिर चाहे वो हमारा नुकसान भी क्यों ना कर रहा हो। बस ये छोटी सी बात आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीमारी की बात करें, दुनिया में इस तरह के शहरों में जैसे फरीदाबाद, दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, होचिनमिन है, बैंकॉक है, जो बड़े बड़े शहर हैं जो मेट्रो सिटी जिसे बोलते हैं, 30% ऑफ द डेथ, एवरी थर्ड डेथ इज बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज। आपको पता ही है ये बात। पहला सबसे बड़ा कारण इस तरह के शहर में मरने का है वो हार्ट डिजीज, यू नो दैट। सेकेंड सबसे बड़ा कारण मरने का है वो है कैंसर। हर 10 में से 2 डेथ, 20% डेथ इज बिकॉज ऑफ कैंसर, ये भी आपको पता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है मरने का, दैट इज कॉल्ड एट्रोजेनेसिस। एट्रोजेनेसिस कॉजेज। अब एट्रोजेनेसिस कॉजेज क्या है? एट्रोजेनेसिस का हिंदी में मतलब है डॉक्टर या मेडिसिन की वजह से डेथ। दैट इज अबाउट, अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, 15% वर्ल्ड एवरेज। इंडिया का एवरेज क्या है वो पता नहीं, लेकिन वर्ल्ड एवरेज है मेट्रो सिटीज के 15%। यानी कि 100 लोग अगर गए इलाज कराने तो वो 15 लोग जिंदा रहते अगर वो जाते नहीं तो।
लेकिन फिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि जाते आए हैं। क्योंकि जाते आए हैं। ये तो आंकड़े दिखा रहे हैं, ये मेरे आंकड़े है नहीं, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल। अच्छा, इसको और मैं रोबोस्ट करता हूँ। सारी जो सिस्टम चलते हैं मेडिकल की दुनिया में, जो अच्छे महंगे सिस्टम, जो ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम है, वो अमेरिका से आते हैं, एलोपैथिक सिस्टम। अमेरिका का हेल्थ आप देखें, अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करता है हेल्थ पे, अपने सिटीजन पे। दैट यू ऑल नो, दैट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी एनी कंट्री स्पेंड्स ऑन देयर सिटीजन इज अमेरिका ऑन हेल्थ। लेकिन अमेरिका की सिटीजन्स की हेल्थ का इंडेक्स अगर हम देखें, अगर हम WHO के उसमें देखें, इट इज रॉक बॉटम। मतलब 70% ऑफ अमेरिकन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे आर सिवियरली इल, सिवियरली ओबीज, राइट। इसको और थोड़ा इलैबोरेट करता हूं मैं कि 1962 में यूएस में ओबेसिटी था 13%, डायबिटीज था 2.5%, हाइपरटेंशन था जितना भी था, लेकिन हाइपरटेंशन अब देखें 30% इंक्रीज हो गया, डायबिटीज 6.9% हो गया, ओबेसिटी 34% हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एडवांसमेंट हो रहा है, ज़्यादा हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, तो बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? वो तो घटनी चाहिए ना। पीपल शुड बी हेल्दी। तो ये है लॉजिक। लॉजिक से मैंने समझाया। लेकिन अब अगर आप बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे? ब्रेन लॉजिक को बाईपास कर देगा उसी वक्त। ब्रेन बोले छोड़ो लॉजिक, कोई मतलब नहीं है, आप देखो पहले क्या हो रहा था, एंड ब्रेन विल फॉलो दैट, राइट। सो वो आपकी गलती नहीं है, हमारे बॉडी की बनावट, दैट इज हाउ द ब्रेन बिहेव्स, राइट। ब्रेन बिहेव्स व्हेनेवर सम एक्शन, जब भी आपको कोई एक्शन लेना है, तो एक्शन लेते वक्त ब्रेन ये नहीं देखता कि लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, किसमें हम ठीक हो सकते हैं, किसमें हमारी भलाई है। ब्रेन सिर्फ ये देखता है कि पहले क्या हो रहा है, पहले तो वो बताओ, पहले क्या करते थे आप ये बताओ, कल तक क्या करते थे। चांसेस ये हैं कि जो भी आप कल तक करते थे, जो भी आप देखते आए हैं, चांसेस ये हैं कि चाहे उससे नुकसान हो रहा हो या फायदा हो रहा हो, यू विल स्टिल डू दैट, राइट। दैट इज हाउ आवर ब्रेन इज प्रोग्राम्ड एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ऐसे में हम करें क्या? तो ये तो सारी सिचुएशन है, राइट। तो इस सिचुएशन को ध्यान रखते हुए व्हाट वी हैव टू डू, सो आज उस पर बात कर रहे हैं कि व्हाट वी हैव टू डू। यहाँ से जब घर जाएं तो इस नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हुए इसको हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हाउ वी कैन यूज इट, राइट। सो उस पर हम फोकस करेंगे। अभी तक मैंने समझाया कि चल क्या रहा है, हमारा दिमाग कैसे बना है, हमारी चॉइसेस कैसे बनी है, मेडिसिन कैसे काम करता है, लिवर क्या करता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हमें क्या करना है वंस यू गो बैक होम। वंस यू गो बैक होम फ्रॉम टुडे व्हाट यू हैव टू डू। ये 4 अक्टूबर को ये बुक लॉन्च हुई वियतनाम में। ये है दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी ऑन न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ। न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ के बीच का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन पे दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी, दैट इज कॉल्ड चाइना स्टडी। हमारे एजुकेटर्स को पता है, डायबिटीज एजुकेटर हैं यहाँ पे कुछ, या थैंक यू। तो ये आपने हमारे कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में नाम सुना होगा, चाइना स्टडी, द बिगेस्ट एवर स्टडी ऑन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड द डिजीज कनेक्शन, राइट। तो और वो 2005 में बुक लॉन्च हुई चाइना स्टडी के नाम पे। चाइनीज हेल्थ डिपार्टमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूके एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस, इन तीनों ने मिलकर 20 साल तक स्टडी किया पूरे दुनिया की हेल्थ का और न्यूट्रिशन का जो संबंध है उसको समझने के लिए, और उसको एक नाम दिया चाइना स्टडी, और 2005 में बुक लॉन्च किया। और उसका वियतनामीज एडिशन 2017 में 4 अक्टूबर को लॉन्च हुआ, राइट। वो ये है। सो ये लॉन्च होने से कुछ महीने पहले चाइना स्टडी के पब्लिशर ने मुझे मौका दिया, मुझे कॉन्टैक्ट किया कि जब वियतनामीज भाषा में लॉन्च होगा तो इसमें जो फॉरवर्ड है वो आपको लिखना है। तो इसमें जो वियतनामीज भाषा में लॉन्च हुआ, तो द फॉरवर्ड, राइट, आपको मेरा नाम नहीं दिखेगा दूर से, फॉरवर्ड, आई रोट द फॉरवर्ड फॉर द वियतनामीज लैंग्वेज। थैंक यू। और अभी हिंदी भाषा में शायद जुलाई अगस्त तक आ जाए, तो उसमें भी फॉरवर्ड मैंने लिख के दिया है चाइना स्टडी के पब्लिशर को, राइट। सो द बिगेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी न्यूट्रिशन एंड डिजीज पे। तो मैं इस सब्जेक्ट पे पिछले 10 साल से ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, राइट। ये इनके जो साइंटिस्ट है टी कोलिन कैम्बल, इनसे जुड़ा हुआ हूँ। सो यहाँ से मैं कुछ क्लू ले रहा हूँ कि यहाँ से घर जाके क्या करें, राइट। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एजुकेटर ऑलरेडी उनको पता ही है, लेकिन आज कुछ नई चीज़ें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इमेजिन कीजिए कि आज एक नई मेडिसिन का लॉन्चिंग होता है। ये गैदरिंग है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे, और आज अनाउंसमेंट होता है कि एक नया मेडिसिन आ गया। इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए, राइट। और उस मेडिसिन की खूबी बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं मार्केटिंग एजेंट हूँ एक उस मेडिसिन कंपनी से, और मैं आता हूँ, भाई मैं आता हूँ यहाँ से, आप सबका स्वागत है
कि आप यहाँ पे आए और आपको जान के खुशी होगी कि आज हम एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि को हासिल किया, क्योंकि आज हम एक नया मेडिसिन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस मेडिसिन को लॉन्च करने से पहले मैं उसकी खूबियों से आपको मिलाता हूँ। उसकी क्वालिटी है कि 95% तक के कैंसर के रोग वो ठीक कर सकता है। उसकी दूसरी क्वालिटी है कि वो प्रिवेंट कर सकता है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक को, और इवन हार्ट डिजीज को वो रिवर्स कर सकता है, यानी कि ठीक कर सकता है। अगर वो डायबिटीज को पूरी तरह ठीक कर सकता है। उस मेडिसिन का डब्बा आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसका नाम है WFPB, शॉर्ट फॉर्म में वो मेडिसिन, राइट। अच्छा, तो आप पूछेंगे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? इतनी सारी खूबियां हैं। हाँ, साइड इफेक्ट भी है, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। यूं मानिए मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मैं आपको बेचना चाहता हूँ मेडिसिन आपको, राइट। तो पहला साइड इफेक्ट है कि वो वेट अगर किसी का ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, कम है वेट, किसी का ऑलरेडी बहुत पतला है तो वो मोटा होने लगेगा, पहला साइड इफेक्ट। दूसरा साइड इफेक्ट है कि अगर वो मेडिसिन खाते हुए किसी को माइग्रेन पहले से था, एक्ने था, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर था, जुकाम वगैरह लगता था, तो वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। उस मेडिसिन का एक और साइड इफेक्ट है कि एनर्जी लेवल पूरे दिन बहुत स्ट्रांग रहेगी। और एक और है कि अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम थी तो इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है कि वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये तो रहे साइड इफेक्ट। अब आपको डिसाइड करना है, मान लीजिए आप जेन्युइनली चाहते हैं कि ये मेडिसिन मैं लूं कि नहीं लूं, तो डिसाइड करते वक्त आप कुछ फैक्टर्स दिमाग में रखते हैं कि तभी जैसे आप ट्रीटमेंट लेने जाते हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इस हॉस्पिटल जाऊं कि उस हॉस्पिटल, इस डॉक्टर के पास जाऊं कि उस डॉक्टर के पास, तो दिमाग में कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं विच मेडिसिन विच ट्रीटमेंट शुड आई टेक। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? आप मुझसे मान लीजिए पूछ रहे हैं, चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये खरीदना ही नहीं खरीद रहा हूं, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। क्राइटेरिया टू डिसाइड विच ट्रीटमेंट टू चूज। जब भी आप कोई ट्रीटमेंट चूज करते हैं, जब भी आप मेडिसिन चूज करते हैं या ये मेडिसिन भी चूज करेंगे, तो पहला 3 चीजों पे आप सवाल पूछेंगे। कितनी जल्दी ठीक कर सकता है ये? आपने बोला कैंसर ठीक कर देगा, लेकिन कितनी जल्दी? अगर बोलेंगे 20 साल में ठीक कर देगा, उससे पहले तो पेशेंट ही मर जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो पहला होता है दिमाग कि हाउ क्विकली। नोबडी वुड लाइक टू स्टे सिक फॉर लॉन्ग पीरियड, कि कुछ भी हो जाए जल्दी से जल्दी, पहला। नंबर 2 सवाल होता है कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम को एक साथ वो एड्रेस कर सकता है। अभी क्या होता है, एक इंसान 20 गोलियां, 25 गोलियां, 30 गोलियां, 40 गोलियां, अनलिमिटेड गोलियां खाता रहता है, लेकिन एक दवाई ऐसा कि कितनी सारी प्रॉब्लम को एक साथ ठीक कर सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम को एक साथ ठीक करेगा, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप उसको खरीद लें। तीसरा बात, हाउ मच विल द हेल्थ इंप्रूव। एक तो है कि टेम्पररी रिलीफ मिलेगा या परमानेंटली वो क्योर होगा। तो ये 3 एक मेजर बातें हैं जिस पे आप डिसाइड करेंगे कि भाई वो मेडिसिन लेना है कि नहीं लेना है, राइट। तो सबसे पहले हाउ क्विकली इट वर्क्स, कितना जल्दी वो ठीक करेगा, इस पे बात करते हैं इन कंपैरिजन टू बाकी अवेलेबल दवाइयां, है ना। तो ये जब गाड़ी खरीदते हैं तो इसकी एवरेज कितनी है? 60। अब सोचते हैं कि बाकी की कितनी है, तभी तो ये डिसाइड करते हैं ज्यादा है कि कम है। तो बाकी को कंपैरिजन, तो मैं इसको एग्जांपल देके साइंटिफिकली एक करता हूं। 2006 में एक दवाई आई थी रेनोलाजीन, और ये दवाई थी, अभी भी है, एंजाइना, हार्ट, दिल के दर्द होगा तो डॉक्टर पास जाएंगे, ये अगर दवाई देंगे तो ये दवाई कोई 6 हफ्ते तक खाएगा तो फिर उसके हार्ट का जो पेन है, जो एंजाइना, वो कम हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट टाइम, मतलब 1.5-2 महीने लगेंगे तब भी, और उसके बाद कम होगा। लेकिन साथ में साइड इफेक्ट भी इसके अपने हैं, हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिजीनेस, नॉसिया हो सकता है। उसके मुकाबले मेरी जो दवाई है, जो मैं भी लॉन्च करने वाला हूं, वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही वो एंजाइना को गायब कर देगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, राइट। तो क्लियरली, और साइड इफेक्ट है तो वो पॉजिटिव वाले हैं, तो क्लियरली इसमें तो मैं पास हो गया कि ये ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा क्विक है, राइट। अब आता है कितने सारे हेल्थ की बीमारियों को एक साथ ही एड्रेस कर सकता है। कैंसर को 9 महीने में ठीक कर देगा, हार्ट डिजीज को 1 से 3 महीने में, ओबेसिटी को 1 महीने में, ब्लड प्रेशर को 7 दिन में कंट्रोल कर देगा, ब्लड शुगर को 3 दिन में कंट्रोल कर देगा, राइट। तो ये काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, राइट। और ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, ये ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छा, किसने प्रूव किया? उसका नाम मैं आपको बता दूं, डीन ऑर्नेस। अच्छा, डीन ऑर्नेस कौन था? जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे तो डीन ऑर्नेस उनके डॉक्टर थे। जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो व्हाइट हाउस के डॉक्टर डीन ऑर्नेस थे। अब भी व्हाइट हाउस के डॉक्टर डीन ऑर्नेस हैं। डीन ऑर्नेस हैं जो हाई प्रोफाइल लोगों का और अपॉइंटेड डॉक्टर हैं यूएस के पार्लियामेंट में, राइट। वहां के ऑफिशियल डॉक्टर हैं डीन ऑर्नेस, और उन्होंने प्रूव किया, क्योंकि वो इस पैनल में ऑलरेडी हैं, राइट, कि एनीबडी हु अडॉप्ट दिस मेडिसिन
तो ये वाकई में होता है और ये जर्नल में छपा भी, राइट, द लैंसेट 1990, ये छपा भी, और सिर्फ हार्ट डिजीज नहीं बाकी चीजें भी छपी। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज समय थोड़ा लिमिटेड है, राइट। सो फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो मैं बता रहा हूं WFPB, ये कोई दवाई नहीं है, ये एक फूड पैटर्न है कि कोई भी फूड इस तरह से खाएगा तो इतने दिनों में ये सारी उपलब्धियां उसको मिल सकती हैं। और ये चीजें ऑलरेडी प्रूवन है बाय मेनी टाइम्स, एंड वन ऑफ द पर्सन हु प्रूव्ड इट इज डीन ऑर्निस। कई सारे साइंटिस्ट ने प्रूव किया, चाइना स्टडी की इतनी मोटी किताब है, उसके अंदर पूरे रिसर्च भरे हुए हैं जो ये साबित करता है कि इस तरह से अगर फूड आप खाते हैं, चूज करते हैं, मैंने आपको चॉइस, हाउ वी चूज ए फूड वो बताया, सुन के, देख के, सोच के, लेकिन चॉइसेस को थोड़ा अगर चेंज करेंगे तो ये सारी बीमारियां इतने दिनों में प्रॉमिसिंग तरीके से, प्रॉमिसिंग मतलब बिना साइड इफेक्ट के, उल्टा कुछ अच्छे साइड इफेक्ट के साथ बिल्कुल क्योर हो जाएगा, और वो साइंटिफिक है। अच्छा, तो अब ये बात आती है कि अगर ये इतना प्रॉमिसिंग है, इतना साइंटिफिक है, ऑलरेडी प्रूवन है, और साइंस में भी है, बुक में भी है, इवन यूएस में लीगल भी है ये, मतलब इंश्योरेंस भी मिलता है इसके अगेंस्ट। कोई बोलेगा कि मुझे ये वाली मेडिसिन खरीदनी है, मतलब ये वाले पैटर्न से मुझे अपने को ठीक करना है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस का वो हकदार है, यूएस में ऑफिशियल है। तो वो अभी कुछ समय पहले हुआ है बस, लेकिन अब है। अगर ये वाकई में इतना इफेक्टिव है तो ये फैला क्यों नहीं? व्हाई इट इज नॉट स्प्रेड? गवर्नमेंट इसके बारे में बताती क्यों नहीं, हमें पता क्यों नहीं है? देखिए, किसी चीज का सच्चा होना या अच्छा होना या साइंटिफिक होना इज नॉट द क्वालिफिकेशन कि वो लोग अडॉप्ट कर लें। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप एक एग्जांपल दे रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड। कोपरनिकस आप जानते हैं, जिन्होंने पहली बार बोला था कि अर्थ के चारों तरफ सन नहीं घूमती, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, और इस बोलने की वजह से उनको बॉयकॉट कर दिया गया था, उनको पब्लिकली रिडिकुल किया गया था, उनकी बुक को छपने से रोक दिया गया था। जिस दिन वो मरे थे बस उसी दिन उनकी बुक छप के आई, उनके हाथ में आई, एंड दैट वाज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, राइट। तो उन्होंने ट्रुथ बोला, साइंटिफिक रूप से वैलिडेट किया, लेकिन लोगों ने उसको नहीं माना। तो क्योंकि एक ट्रेंड दिमाग में चला आ रहा था सालों साल से, हजारों साल से, कि अर्थ सेंटर है और सन उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो एक जो पहले से चला आ रहा है उसको बदलना सिर्फ लॉजिक से नहीं बदलेगा, राइट, ट्रुथ से नहीं बदलेगा, इट विल टेक सम टाइम, राइट, तभी लोग अडॉप्ट करते हैं। तो वो हमने हिस्ट्री में भी देखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस नहीं होते पुराने एक्सपीरियंस से, जो साइंस को एकदम लेके अडॉप्ट कर लेते हैं, आप और हमारी तरह कुछ लोग, राइट। बाकी लोग फिर धीरे 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 उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ठीक इसी तरह से यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक इस तरह का पैटर्न है जिसे WFPB बोलते हैं, एंड दैट कैन रियली डू दिस, और हर बार हर एक के लिए, राइट। तो अब एक्चुअली ये क्या है और हमें क्या करना है उस पर हम आते हैं। इट इज ए न्यूट्रिशनल फूड, द टॉकिंग फूड, जिस तरह से टाइगर खाता है कि चूज द फूड इन सच ए वे, वो दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, कि बॉडी के जिस ऑर्गन को जिस वाली न्यूट्रिशन की जरूरत होगी वो बॉडी खुद ही लेगा। सिर्फ उस टाइगर की तरह हमें चूज करना राइट फूड। वो चूज करने के पीछे का जो एक लॉजिक है या अंडरस्टैंडिंग है, उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। अभी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे थोड़ा सा बदलना है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अभी की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमें वी हैव टू टेक कैरेट, इसमें बहुत विटामिन सी होता है। अच्छा, हमें ऑरेंज खाना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, कैरेट में ऑरेंज विटामिन सी होता है। दूध, इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। ये है अभी की लॉजिक अंडरस्टैंडिंग। दूध नहीं पिएगा कैल्शियम कहां से मिलेगा? ऑरेंज खा लो तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा। दिस इज द करंट लॉजिक जिसपे हम अभी की न्यूट्रिशन साइंस चलती है। अभी जो हमने पढ़ा है, सीखा है, डॉक्टर बोलते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं, किताबें बोलती हैं, वो ये है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 2 टाइम आप खाना खाते हैं, मान लो एक इंसान 2 बार खाना खाता है। पहला मील उसमें विटामिन सी 100 mg है, दूसरा मील खाता है उसमें विटामिन सी 500 mg है। तो 500 mg मुंह में गया, पेट में गया, राइट। या ये ले लेते हैं, एक आदमी, यही आदमी पहला मील खाता है, दूसरा मील खाता है, तो किस वाले में ज्यादा विटामिन सी उसके बॉडी में जाएगा? पहले वाले में, दूसरे वाले में? पहले वाले। पहले में, दूसरे वाले में, राइट। अब देखिए 3-4 आंसर दे रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई आंसर ठीक होना ही चाहिए, राइट। कुछ लोगों को पता है कि यहाँ पे हर चीज का एक उल्टा ही आंसर निकल रहा है, तो उल्टा ही बता दिया कि सीधा तो हो नहीं सकता, जरूर इसमें उल्टा होगा, तो पहले ही वही बता दो। अब समझिए इसको, जब हम कोई भी चीज खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाता है, मैंने आपको बताया था। नाउ द लिवर विच इज द ब्रेन,
वो डिसाइड करता है कि कितना न्यूट्रिशन की बॉडी को एक्चुअल में जरूरत है, राइट। तो ये भी हो सकता है कि 500 mg पेट में गया और उसमें एक भी mg बॉडी के अंदर गया ही नहीं, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी जरूरत बॉडी को है कि नहीं। दैट इज अवर गेट कीपर डिसाइड करता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं कि हमें ज्यादा विटामिन सी लेंगे तो ज्यादा विटामिन सी जाएगा या कम लेंगे तो कम जाएगा। दैट लॉजिक डज नॉट वर्क द वे वी एक्सपेक्ट। इसका साइंटिफिक एविडेंस मैं आपको दूंगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक ऑरेंज लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसको लैब में दीजिए, उसमें 53 ग्राम अगर फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी निकल रहा है। उसी बैच का एक और ऑरेंज लीजिए, उसको भी लैब में दीजिए, उसमें आप देखेंगे 10 गुना ज्यादा भी ऑरेंज विटामिन सी निकल सकता है। मतलब ये सोच कि इसमें इतना विटामिन सी होगा, उसमें उतना कैल्शियम होगा, ये एक रैंडम सोच है। सेम बैच में सेम 2 फलों में 10 गुना भी वेरिएशन हो सकता है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि मैंने 10 संतरे खा लिए तो लगभग इतना विटामिन सी चला गया होगा, वो कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। उसी तरह से जिस तरह से अगर आप कैलकुलेट करने लगे कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बॉल कैच करने से पहले और फिर आप सोचें अब मैं ज्यादा बेटर कैच कर पाऊंगा, आई एम श्योर कि आप नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम करने के लिए नहीं बने। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस वेरी लेस एंड वी शुड नॉट डू दैट कैलकुलेशन। लेट इट हैपन बाय द लिवर, राइट। उसको करना चाहिए ना कि हमें करना चाहिए। अब देखिए इसको, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको बताया कि फूड आता है, जब कोई चीज खाते हैं तो कितना उसमें डाइजेस्ट होगा, कितना बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसमें से भी कितना बॉडी ट्रांसपोर्ट करेगी, उसमें से भी ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, और फिर बायोकेमिकल कितने न्यूट्रिएंट जो एक्चुअली काम करेंगे, और कितना बॉडी में स्टोर होगा और कितना बॉडी में रिलीज करेगा। ये एक ऐसी चीज है जो इतना एब्रप्ट है, इतना रैंडम है कि आप उसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक इवॉल्व हुई ही नहीं है। तो जब भी कोई बोलता है कि आपको तो दिन में विटामिन सी इतना लेना चाहिए ग्राम, बोलता नहीं है वो हर्बल लाइफ, आपको तो इतना ग्राम विटामिन B12 लेना चाहिए, वो तो फूड से मिलेगा नहीं, तो आप मेरे वो डब्बे से ले लो। फिर आप भी सोचते हैं यार हेल्थ नहीं तो क्या, तो आप अपना पैसे कमाई का कुछ पार्ट उसमें दे देते हैं। हर्बल लाइफ है और वॉट एवर इट इज, राइट, न्यूट्रीलाइट है। तो वो कैलकुलेशन नहीं हो सकती, राइट। वो कैलकुलेशन एक रैंडम कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को बेस हो ही नहीं सकता। बिकॉज जब आप कुछ खाते हैं, जैसे मैंने बताया, कितना बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है किसी भी एक पल, वो टोटली एक अलग बॉडी की इंटेलिजेंस है, सेलुलर इंटेलिजेंस। उस इंटेलिजेंस को समझना हमारा काम नहीं है, वो तो बॉडी समझे तो ही ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ बॉडी को सपोर्ट करना है, इंटरफेयर नहीं करना है कि चलो हमने एज्यूम किया कि अच्छा वो बोल रहा है कि रोज 50 mg विटामिन सी बॉडी में होना चाहिए तो मैं 2 टैबलेट खा रहा हूं। नाउ यू आर इंटरफेयरिंग विद द बॉडी साइंस। वो कुछ इस तरह से होगा, आप ड्राइवर है, आप पीछे की सीट में बैठे हैं, आपको लग रहा है ड्राइवर ठीक से चलाएगा कि नहीं पता नहीं, तो आपने क्या किया, पीछे की सीट में भी एक स्टीयरिंग लगा दिया। ठीक रहेगा ये आइडिया कि ड्राइवर को गाइड करने के लिए स्टीयरिंग पीछे भी, जब मन चाह आपने भी स्टीयरिंग घुमा दिया, क्या होगा? ओनली वन थिंग कैन हैपन, दैट इज एक्सीडेंट, दैट इज कंफ्यूजन। सिमिलरली जब आप डिसाइड करते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना है, अरे इतना लगता ठीक नहीं है तो इसको थोड़ा कम करना चाहिए, तो एक टैबलेट ले लेते हैं। तो आप क्या करते हैं? वही करते हैं कि पीछे वाली सीट का जो स्टीयरिंग है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आगे वाला सोचता तुम चला रहे, मैं क्यों चला रहा हूं। तो बॉडी बोलता है यार तुम ब्लड प्रेशर मैनेज कर रहे हो तो तुम ही करो, राइट, व्हाई शुड आई मैनेज, राइट। सो ब्लड प्रेशर इज नॉट दैट सिंपल। अच्छा देखिए ब्लड प्रेशर क्या है, इमेजिन कीजिए आपके घर में टैप है और टैप के नीचे आपने एक पाइप लगा दिया, टैप ऑन कर दिया, पानी जाएगा। अब टैप पाइप को पकड़ लीजिए, दबा दीजिए, फ्लो बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, राइट। सो जितना डायमीटर कम होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से हमारा ब्लड वेसल में जब ब्लॉकेज होता है तो डायमीटर कम होता है कि बढ़ता है? घट गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ जाएगा। अब दवा से जब आप प्रेशर घटाते हैं तो एक्चुअली हार्ट को वीक करते हैं तो प्रेशर घट जाता है, लेकिन प्रेशर का घटने का मतलब ब्लॉकेज घट गया क्या? तो प्रॉब्लम वही की वही है, सिर्फ वो पैरामीटर चेंज हो गए। और बदले में क्या हुआ, वो जो इंसान है वो ब्लड प्रेशर घटाने के चक्कर में उसका हार्ट कमजोर हो रहा है। एट दैट कॉस्ट ही इज गेटिंग द राइट और एक्सपेक्टेडली राइट ब्लड प्रेशर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हाई ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है भी और लेकिन दवा लेके ठीक कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग नॉट एक्सपेक्टेड, राइट। अगर ड्राइवर गलत डायरेक्शन में गाड़ी चला भी रहा है तब भी आप पीछे की स्टीयरिंग से नहीं कंट्रोल कर सकते उसको, अभी तो सिर्फ गलत डायरेक्शन जा रहा है, फिर तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा ना।
राइट? कम से कम कहीं जा तो रहे कम से कम, राइट? सो दैट इज व्हाट आई मीन, वी शुड नॉट इंटरफेयर विद द बॉडीज फंक्शनिंग इन द वे, राइट, एज अ मेन ड्राइवर, राइट? तो वो वाला इंटरफेरेंस हम ना करें तो ठीक है। नाउ एक बहुत नेचर, दुनिया का सबसे बड़ा एक बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रेस्टीजियस जर्नल है, अ वेरी प्रेस्टीजियस जर्नल, इट्स कॉल्ड नेचर, राइट? सो नेचर जर्नल में इन्होंने प्रूव किया कि जब भी कोई न्यूट्रिशन मतलब विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, बीटा कैरोटीन, या फिर और कोई मिनरल हो गया, जब वो फ्रूट्स के या सब्जियों के अंदर रहता है तो उसकी ताकत काम करने की कई गुना 263 टाइम ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जब उस न्यूट्रिशन को अलग से निकाल के एक टैबलेट में भर के आप उसको खाने लगते हैं। इट डजंट वर्क द वे इट शुड वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम बोलते हैं कि विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो विटामिन सी की गोलियां खा रहे हैं। अच्छा, मैं बोल दूं, आपसे पूछूं, गाड़ी जब चलता है तो गाड़ी आगे बढ़ रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब गाड़ी का कौन सा पार्ट की वजह से गाड़ी आगे चलता है? कौन सा? इंजन। तो गाड़ी आगे चलती है बिकॉज इंजन उसको आगे ले जाता है, राइट? अच्छा, ऐसी बात है। तो मैं इंजन को उठाता हूं, बाहर निकाल देता हूं, इंजन को बैठ जाता हूं, क्या अभी गाड़ी आगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा? नहीं, वो इंजन तभी आपको गाड़ी आगे ले जाएगा जब वो गाड़ी का पार्ट होगा। अलग से वो बेकार है, पावरफुल है लेकिन अलग से कोई पावर नहीं है उसकी, राइट? थैंक यू। इट इज राइट कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगी और करती है, व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ द होल। जब पूरे उसका एक पार्ट है तभी उसके वो कर सकती है। वो उसको अलग ले लोगे एंड देन यू एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट, इट डू नॉट हैपन। ऐसा होता नहीं है, राइट? सो अच्छा, ये जो सारा मेडिसिन का पूरा ये जो आया है पिछले 50 साल में, ये बना कैसे, राइट? विच वी कॉल मेडिकल साइंस। आयुर्वेद को साइंस नहीं बोलते हैं, किसी और को साइंस नहीं बोलते, मेडिकल को साइंस क्यों बोलते हैं? हाउ इट केम? क्योंकि इसके पीछे का जो बैकअप है वो साइंस का बैकअप है। किस तरह का, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 1922 में, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। साइंस एक बहुत बड़ा जर्नल है, नेचर की तरह बहुत ही बड़ा जर्नल है, मोस्ट रेस्पेक्टेड जर्नल साइंस। इसमें एक रिपोर्ट आई, विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल विद मेजर हेल्थ बेनिफिट। ये देखा कि विटामिन ई जो है वेजिटेबल में जो पाया जाता है उससे बहुत ज्यादा हेल्थ अच्छी रहती है। ये एक रिपोर्ट है। और साइंस में जो रिपोर्ट आती है वो भगवान का दिया बनाया हुआ रूल बन गया, मतलब अनचैलेंज्ड, मतलब उसको कई कड़े मतलब ऑब्स्टिकल पास करना पड़ता है तभी जाके वो रिपोर्ट छपती है फाइनली, राइट? बायस्ड रिपोर्ट नहीं छप सकती, ओरिजिनल रिपोर्ट छपती है। तो ये रिपोर्ट के बाद ये देखा गया 1993 फर्दर ये प्रूव हुआ कि ऐसे लोग जिनकी बॉडी में विटामिन ई ब्लड में ज्यादा है होती है, उनका हार्ट डिजीज कम होता है। तो पहले तो ये प्रूव हुआ विटामिन ई वेजिटेबल्स में जो है वो हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। साथ में ये भी प्रूव कर दिया गया विटामिन ई ज्यादा ब्लड में तो हार्ट डिजीज कम। क्लियर? अब आप एक बिजनेसमैन है, आपने क्या किया, ये दोनों रिजल्ट निकाले और तीसरे आदमी को दिखाया जिसको बेचना चाहते हैं, देखो भाई विटामिन सी इज गुड फॉर हेल्थ एंड इज गुड फॉर हार्ट डिजीज। वो मान गया, साइंस में जर्नल में आया। आपने क्या किया, अनजाने में या जानबूझ के वेजिटेबल फूड से विटामिन सी निकाला, उसकी गोली बनाई, ये गोली ले लो, राइट? और आपने इसको देख लिया और वो मार्केटिंग वाले ने मार्केट कर दिया और आपने एक्सपेक्ट किया कि भाई अब ये वैसे ही काम करेगा, राइट? तो इससे ये शुरू हुई और ये जेन्युइनली शुरू हुई कि लगा लोगों को, एफडीए को लगा, साइंटिफिक कम्युनिटी को लगा कि ऐसा ही तो होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये दवाइयां लेनी शुरू की उनको ट्रैक करना शुरू किया, ट्रैकिंग एजेंसीज। फिर फाइनली ये रिपोर्ट आया 2008 में, विटामिन ई इन सप्लीमेंट्स कैन इंक्रीज द हार्ट डिजीज, राइट? विटामिन ई सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो हार्ट डिजीज बढ़ेगा, विटामिन ई अगर सब्जियों से डायरेक्ट बॉडी में आएगा तो हार्ट डिजीज घटेगा। राइट? अंडरस्टैंड? सेम न्यूट्रिएंट है बट टू ऑपोजिट एक्शन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर टेकिंग इट। क्या ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे ले रहे हैं दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट मेजर रोल। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कब आई मेडिकल साइंस में? ये आते आते 2008 हो गया, अब आ रही है धीरे धीरे, आज से 10 साल बाद पहले, राइट? या उससे भी और थोड़े से पहले, कि क्या ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट तो होगा लेकिन कैसे ले रहे हैं, कौन से सोर्स से आ रहा है, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट।
रादर उसको सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो जो एक्सपेक्टेड उसका बेनिफिट था वही उसका नुकसानदेह हो जाएगा, राइट? हाँ, वो नहीं पता, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में नहीं, मेडिकल कॉलेज में जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट होता है 7 साल में वो 7 घंटे का होता है, 7 आवर्स, उसी में सारा न्यूट्रिशन साइंस होता है। और बाकी जो पढ़ाई होती है वो ड्रग्स की होती है, दवाइयों की होती है, दवाई का वो हाफ लाइफ डोज, कितना ड्रग्स से लिवर कैसे काम करेगा वो होता है। तो इसीलिए उनको नहीं पता, क्योंकि उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो दे आर नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक अलग फील्ड है, मेडिकल डॉक्टर्स आर डिफरेंट फील्ड, दे आर मेड टू इंजेक्शन देना, दवाई देना, सर्जरी करना, ये उनका काम है, राइट? उनका काम फूड के बारे में नहीं बताना है, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताना है उनका, राइट? तो उनको पता नहीं होगा क्योंकि उनका सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट? सो और कुछ समय पहले, आज से 10-15 साल पहले तो मेडिकल साइंस को भी नहीं पता था, राइट? साइंस को भी नहीं पता था, बट नाउ साइंस को कैसे पता चलता है? साइंस इटसेल्फ इज नॉट साइंस। पहले एजम्पशन होता है कि शायद ऐसा फायदा होगा, फिर कुछ लोग उसको अपनाते हैं, लाखों लोग, फिर उनको ट्रैक किया जाता है सालों साल तक, फिर देखता है ये तो उल्टा हो गया, फिर दैट बिकम्स अ साइंस, फिर रिजल्ट को कोलेट करते हैं, वो रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं, राइट? तो पहले एक एक्सपेक्टेड गोल होता है, शायद ऐसा काम करें, उससे वो जर्नी शुरू होती है, फिर वो 10 साल चलती है, हजारों लाखों लोग उससे पीड़ित होते हैं, फिर वो उसका रिपोर्ट कलेक्ट होता है, फिर वो एक जर्नल में आता है, दिस इज साइंस, राइट? साइंस ऐसे होता है। वो मॉलिक्यूलर लेवल में पहले ही पता चल जाए कैसे काम करेगा, वो साइंस नहीं है, उतने इवॉल्व अभी तक टेक्नोलॉजी हुई नहीं है। अब देखिए, ये है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का रिपोर्ट, और सिमिलरली विटामिन ई सप्लीमेंट लीड्स टू हायर कैंसर एपिसोड। विटामिन ई वेजिटेबल से आएगा तो कैंसर कम करेगा, लेकिन अगर वही सप्लीमेंट फॉर्म में आएगा तो कैंसर बढ़ाएगा, राइट? सो जितने सारे विटामिन के ऊपर ट्रायल्स हुए, वो सारे ट्रायल्स को मिला दें, एक रिपोर्ट निकालें, तो उसे बोलते हैं मेटा एनालिसिस। और उसमें भी सेम ही बात की जा रही है कि अगर कोई सप्लीमेंट फॉर्म में कोई चीज आप लेंगे तो वो हार्ट की डिजीज को बढ़ाता है, लेकिन वो नेचुरल फॉर्म में अगर आता है तो हार्ट की डिजीज को घटाता है। तो ये रिपोर्ट भर रिपोर्ट है, और ऐसे कई के रिपोर्ट्स हैं। मैं सारे रिपोर्ट अभी दिखा नहीं सकता, लेकिन जो हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स हैं, जब यहाँ से जाएंगे आप लोग, जो डायबिटीज, आपको एक कार्ड मिलेगा विच इज कॉल्ड CME कार्ड। उस कार्ड के थ्रू आप इसके और डिटेल रिपोर्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक्सेस कर सकते हैं, दोज हु आर डायबिटीज एजुकेटर्स, राइट? सो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, वन लास्ट एग्जाम्पल। बीटा कैरोटीन फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ब्लॉक्स द कैंसर ग्रोथ। बीटा कैरोटीन अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से बॉडी में जाता है तो वो कैंसर की ग्रोथ को वहीं रोक देता है, 1981, राइट? तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीटा कैरोटीन अगर सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो सेम इफेक्ट आएगा, बल्कि इफेक्ट उल्टा हो गया। अगर वो सप्लीमेंट फॉर्म में आएगा तो इट इंक्रीजेस द डेथ बिकॉज ऑफ कैंसर बाय 46%। सो द कंक्लूजन इज, कोई भी चीज जब ले रहे हैं, वही वाला न्यूट्रिएंट अगर नेचुरल फॉर्म में है तो एक अलग ढंग से काम करता है, और वो न्यूट्रिएंट अगर नेचुरल फॉर्म से हटा के अगर वैसे लेने लगते हैं तो वो टोटली उसके उल्टे डायरेक्शन में काम करता है, उल्टे डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, फायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन उल्टा नुकसान हो रहा है, और वो बहुत ही जबरदस्त नुकसान हो रहा है, राइट? सो तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसको कंक्लूड करते हैं इस बात को। मान लीजिए एक एप्पल लेते हैं, उसको लैब में डालते हैं, तो एप्पल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो ये सारे लिस्ट किया हुआ है मैंने, करीब 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट है। इन एप्पल देयर आर अबाउट 100 न्यूट्रिएंट। तो वो 100 न्यूट्रिएंट जब टुगेदर होते हैं आपस में, राइट, तो जाके वो न्यूट्रिएंट आपको वो वाले लाभ देते हैं जो लाभ की आप उम्मीद करते हैं। लेकिन उसके बीच में से अगर विटामिन बी निकाल दिया, एक टैबलेट बना दिया, विटामिन सी निकाल दिया, एक और टैबलेट बना दिया, अब क्या है कि वो ठीक उसी तरह से होगा कि आपको लगता है कि गाड़ी में सोफे में बैठते हैं, गाड़ी का सोफा निकालते हैं, स्टेट निकाल दिया, देन अगेन एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट, वो रिजल्ट नहीं आएगा, राइट? इनफैक्ट जब आप एक सेब खाते हैं तो सेब खाने के बाद बॉडी में जितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सारे रिएक्शंस को अगर आप चार्ट में बनाएंगे, राइट, वो चार्ट का 1% इज दिस, 1%, 99% इसको और बढ़ा दीजिए। तो जब एक सिंपल एक्शन एक सेब खाने का होता है तो बॉडी में न जाने हजारों लाखों कितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, और वो आपका काम भी नहीं है। जैसे मैंने आपको वो बॉल वाला एग्जांपल बताया, वो आपका काम नहीं है कि मैं उसको कैलकुलेट करूं, उसको करूं, दैट इज नॉट योर जॉब। और अगर जैसे ही आप इस कैलकुलेशन में लग जाते हैं तो हमारी जो हार है वो वहीं से शुरू हो जाती है, लॉस वहीं से शुरू हो जाता है। वी शुड नॉट कैलकुलेट, राइट, बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट। अब मॉडर्न मेडिसिन में क्या है गड़बड़,
अच्छा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, उसको घटा दो। ब्लड शुगर ज़्यादा हो गया, उसको घटा दो। अच्छा कैंसर हो गया इस बार, उसको काट दो। हार्ट अटैक है, चलो एक स्टंट लगा देते हैं। तो जब भी हम इस तरह के एक्शन करते हैं तो बॉडी का जो बैलेंस है, मैंने आपको ऑर्केस्ट्रा एग्जाम्पल दिया था, राइट, वो जो हार्मनी है वो लॉस हो जाता है। जब हार्मनी लॉस होगी तो वो इंसान ज़्यादा दिन तो जिंदा नहीं रहेगा, वो बीमार ही रहेगा हार्मनी को लॉस करके। मान लीजिए आपको मारुति की गाड़ी है, उसके एक टायर का खराब हो गया, उसमें ट्रक का टायर फिट कर दिया, वो कितना भी अच्छा टायर क्यों ना हो, मारुति गाड़ी और आगे नहीं चल सकती, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें बैलेंस, हाँ टायर खराब हो गया तो क्या करें ये नहीं पता क्या करना है, लेकिन अगर ट्रक का टायर डालेंगे तो काम नहीं करेगा, ये मैं पक्का बता सकता हूँ, राइट। सो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं सर अब बीमार पड़ गए तो क्या करें। अच्छा टीवी मेरा खराब हो गया, क्या करें, तो मैं टीवी उठा के बच्चे के हाथ में नहीं दे दूंगा, पीछे खोल के वो कुछ भी करेगा तो गड़बड़ी होगा, राइट। तो टीवी बीमार पड़ने के बाद मेडिसिन खाना ठीक वैसे ही होगा कि भाई टीवी खराब होने के बाद टीवी खोल के एक छोटे बच्चे को दे दिया, भाई इसको ठीक करने की कोशिश कर, राइट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ठीक कैसे करना है नहीं करना, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको और खराब नहीं करना, कम से कम नी नॉट टू मेक इट मोर सिक, राइट। सो नाउ अगर ह्यूमन डिजीज की बात करें, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10 तो 1662 में पहली बार ये लिखा गया कि इंसान कितने तरह से बीमार पड़ सकता है, और वो था 81 तरीके से बीमार पड़ सकता है। और उसका जो लेटेस्ट एडिशन है दैट इज कॉल्ड ICD-10, अब वो फिगर आ गया 81 से 8000। इंसान आज की तारीख में 8000 तरीके से बीमार पड़ सकता है, 8000। लेकिन मैंने आपको शुरू में बता दिया, इंसान एक्चुअली एक ही तरीके से बीमार पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि वो चिपचिपा हो जाता है ब्लड वेसल, देन इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे, देन वहाँ ब्लॉकेज बनते हैं, और ब्लॉकेज जहाँ भी बना, जिस भी ऑर्गन में बना, वो ऑर्गन काम नहीं करेगा तो उसी का एक नाम दे देते हैं, राइट। अर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, पेनक्रियाटिस, ओटाइटिस। आइटिस देख रहे हैं आप, आइटिस सुन रहे हैं, आइटिस का मतलब वहाँ पे घाव, उस ऑर्गन में घाव, राइट। तो बीमारी एक ही है, उसके नाम बढ़ते गए, अब 8000 हो गए, और हर बीमारी के 10-10 दवाइयाँ हैं, 80,000 डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन एटलीस्ट। सो और उसके हज़ारों ब्रांड्स हैं, उसके हज़ारों डोजेज हैं, राइट, उसके हज़ारों कॉम्पोजिशंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं। सो दैट इज़ हाउ द ह्यूमन डिजीज वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, राइट। सो नाउ यहाँ पे कंक्लूजन ये करें कि तो करना क्या है। मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन जो सिम्टम बेस्ड है वो कॉस्ट बेस्ड नहीं। सिम्टम क्या होता है, कॉज क्या होता है, मैं इसको समझाता हूँ, इस पर फोकस करेंगे तो विल रीच टू द सोल्यूशन। मान लीजिए यहाँ से आप घर जाते हैं, घर जाके देखते हैं, घर जैसे ही एंटर करते हैं, लॉक खोलते हैं, दरवाजा के अंदर जाते हैं, कितनी बदबू आ रही है, पता नहीं बदबू आ रही है, लगता है चूहे मरने की बदबू आ रही है, राइट, रहा नहीं जा रहा बिल्कुल। अब आप जाते हैं दोस्त के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी वैसे तो कोई वेल विशर के पास, घर में नहा नहीं जा रहा, बहुत बदबू आ रही है, वो बोलेगा अच्छा ये परफ्यूम लो, 2 दिन बाद 2 बार छिड़क लेना। 2 बार छिड़कते हैं, बदबू गायब, खुशबू आ रही है, लेकिन उसकी जो इफेक्ट है कम हो गया। वो जो चूहा जो मरा पड़ा था कोने में, वो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वो बदबू कम हुई, घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, राइट। लेकिन आप देख रहे हैं 2 बार में काम नहीं कर रहा, आपने दोबारा उस दोस्त के पास जाते हैं, यार आपने वो दिया था तो परफ्यूम, लेकिन यार उसके बावजूद भी बदबू आ रही, बोलेगा इसको 2 बार छिड़क दो तो 4 बार छिड़क लो, 4 बार छिड़कते काम बन जाता है। लेकिन कुछ समय तक, क्योंकि अभी सड़ रहा है, वो थोड़ा और सड़ेगा, राइट, फिर बोलेगा मैं ये इंपोर्टेड परफ्यूम लाया हूं, अब इसको ट्राई करो, राइट। तो लेकिन अगर मैं पूछूं सीधे सीधे कि सोल्यूशन क्या है इसमें, व्हाट इज द सोल्यूशन, अरे भाई वो चूहा ढूंढो, जहां भी उठा के फेंको, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो सिम्टम क्या है, वो जो बदबू है दैट इज सिम्टम। तो सिम्टम को नहीं ठीक करना है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक नहीं है, तो लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़े को नहीं ठीक करना है, वो तो सिम्टम हुआ, राइट। वो हुआ क्यों, स्टोन है, स्टोन को निकाल दिया दोबारा स्टोन हो जाएगा, लेकिन स्टोन हुआ ही क्यों, वो कॉज को ठीक करेंगे तो बॉडी, याद रखिए, जिस चीज को बॉडी बना सकती है उस चीज को बॉडी डिसॉल्व भी कर सकती है। अगर बॉडी ब्लॉकेज बना सकती है तो बॉडी ब्लॉकेज डिसॉल्व कर सकती है, बॉडी स्टोन बना सकती है तो बॉडी स्टोन डिसॉल्व कर सकती है, बॉडी अगर किडनी डैमेज होता है तो किडनी रिवाइव हो सकता है। लिवर तो ऐसा है, वो छिपकली की पूंछ की तरह, उसको काट के 2 टुकड़े कर देंगे तब भी नया लिवर आ जाएगा। तो बॉडी के पास हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हीलिंग करने के जो टूल्स हैं वो टूल्स आपको देने हैं, लाइक द टाइगर, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करें आज के बाद ताकि हम ठीक रहें। एक तरीका ये है
एक्सरसाइज करें, दौड़ें, भागें। कई बार लोग बोलते हैं दौड़ने भागने को आप इंक्लूड क्यों नहीं करते अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में? दौड़ना भागना इज गुड, मैं भी खुद एक्सरसाइज करता हूँ रोज, और मुझे लगता है एक्सरसाइज करना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक्सरसाइज इटसेल्फ मे नॉट गिव यू द हेल्थ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये एक इंटरेस्टिंग बुक है, मेरे पास एक कॉपी है इसकी, देना जरा बुक। ये 1977 में बुक लॉन्च हुई थी। इस बुक ने सिखाया है पूरे दुनिया को हाउ टू रन। ये बेस्ट सेलर था, जेम्स फिक्स। दुनिया को सिखाया कि रन, दौड़ना कैसे है, राइट, दौड़ना। 1984 में 52 की एज में इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दौड़ने से हार्ट अटैक हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर हम सोच रहे हैं कि मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं हेल्दी रहूंगा, एक्सरसाइज करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सिर्फ पार्ट है वो, इट इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट। दैट्स व्हाट आई मीन, राइट। आपने ये चेहरा देखा है, सुना है, जानते हैं? आर्नोल्ड कितनी बार वर्ल्ड ओलंपियाड बने? बॉडी बिल्डर 8 बार मेरे ख्याल से, राइट। तो इट सीम्स कि ही इज द हेल्थीएस्ट पर्सन द प्लैनेट, लेकिन अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने रिवील किया कि इनको हार्ट की बीमारी है। मैं इसे इतना बोलना चाह रहा हूं, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूं, मैं तो रोज योगा करता हूं, तो आई शुड बी हेल्दी, दैट इज वन कंपोनेंट। याद रखिए, आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें राइट फ्यूल अगर नहीं डालेंगे तो गाड़ी अच्छी कैसे रहेगी, राइट। गाड़ी तो अच्छी होनी ही चाहिए, वो ये करेगा, गाड़ी को मजबूती देगा, आपके बोन्स हैं, हड्डियां हैं, आपके फेफड़े हैं, उसको वो मजबूती देगा। लेकिन राइट फ्यूल नहीं होगा तो ये भी क्या करेगा, राइट। तो राइट फ्यूल का मतलब क्या होगा? राइट फूड, दैट इज द टॉकिंग फूड, द फूड विच कम्युनिकेट टू अस, द फूड विद विच यू कैन कम्युनिकेट, राइट। सो अभी क्या करना है, एक मेरा एक फेवरेट वीडियो है 2 मिनट का, 1 मिनट का, वो आप में से जो लोग पहले मेरे लेक्चर में आए वो उन्होंने देखा होगा, लेकिन बाकियों के लिए 1 मिनट यू हैव टू सी दिस। बिल क्लिंटन का उदाहरण, 2004 में उनको 4 बाईपास सर्जरी हुए, 2005 में 1 लंग सर्जरी हुआ, 2010 में 2 एंजियोप्लास्टी हुआ, बीमार पड़ते चले गए। जैसा कि नॉर्मली होता है, कोई भी सर्जरी का पेशेंट पहले ऐसा नहीं बनता। हमारे पड़ोस में वर्मा जी हैं, और बाईपास सर्जरी के बाद मिले, मैंने कहा कैसे हैं? नहीं अब मैं ठीक हूँ, 4 चक्कर लगाता हूँ और तेल बंद कर दिया, गुस्सा भी नहीं करते हैं, टाइम पे सो जाते हैं, अब मैं ठीक हूँ। ये सारा पहले ही कर लेते हैं ना सर्जरी के तो ठीक हुए हैं लाइफस्टाइल बदलने से, लेकिन वो समझ आने के लिए वो 5 लाख खर्च कर दिए, वो सब कुछ कर दिया, अब जाके वो समझ आई। तो बाईपास सर्जरी ने उनके हार्ट को ठीक नहीं किया, उनके दिमाग को ठीक कर दिया। यही सारी बातें पहले बोला कि भैया आप थोड़ा चक्कर लगाओ, थोड़ा गुस्सा कम करो, ठीक टाइम पे सो जाओ, ठीक से खाना खाओ, राइट। सो दैट इज व्हाट सो दिमाग को ठीक करना है तो कोई कारण है, तो प्लेसेबो इफेक्ट, राइट। सो बिल क्लिंटन की हम बात कर रहे थे, 2010 में उनको किसी ने चाइना स्टडी के बारे में बताया, 2 बुक, राइट। 2010 में उनको ये बुक मिली, ये तो वियतनामीज एडिशन, इंग्लिश एडिशन मिला। उन्होंने फिर सोचा कि बुक में जो मैंने बताया WF आगे क्या था, PB, कि वो वाला मेडिसिन मुझे लेना है, मतलब वो लाइफस्टाइल लेना है, एंड ही टुक इट। उन्होंने किया, और कुछ दिनों के अंदर उनकी हार्ट की बीमारी गायब हो गई, मोटे से पतले हो गए, दिमाग जो बहुत स्लो चल रहा था वो अब तेजी से चलने लगा, और वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए, दवाइयां सारी छूट गई। तब 2010, आज 2018 है, तब से लेके अब तक ही नेवर फेल सिक अगेन। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने देखा कि बीमार एक इंसान था, लेकिन अब वो इतना एनर्जेटिक जितना वो पहले नहीं था जब वो प्रेसिडेंट थे, इवन मोर हैंडसम देन व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। पूछा कि आपके नए हेल्थ का राज क्या है, उन्होंने जो राज खोला, आप देखिए उन्होंने क्या बोला। Did it for a different reason. But, I mean, I wanted to lose a little weight, but I didn't dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken and turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up.
This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish in Minoa in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many years and get to see grandchildren for many years. Me too. come. That's really the big deal. You know why? Hillary and I, we're happy. We love our son-in-law and we admire him, and we'd like to be around if there's grandkids. We want to be there to do our part. President, good luck. Thank you. सो अभी आपने सुना, इन्होंने चाइना स्टडी का जिक्र किया, चाइना स्टडी का ऑथर टी कोलिन कैम्पबेल का जिक्र किया, इन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने डाइट चेंज किया और उसके बाद किस तरह से वो हेल्दी रहे, राइट। सो उन्होंने ये मुहिम बनाया अपने जीवन का कि मैं जहाँ भी जाऊँगा इसको प्रमोट करूँगा, और अमेरिका के स्कूलों में भी जाते हैं, जाके उसको इस डाइट को प्रमोट करते हैं, जो चाइना स्टडी जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसको मैं WFP बोल रहा था, WFP, उसको फुल फॉर्म बताऊँगा मैं आपको। लेकिन उसको गहराई से देखेंगे कि बिल क्लिंटन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, उनको भी इस चीज़ को स्प्रेड करने में बड़ी कठिनाई आ रही है, और क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, वो तो बोलने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंडेबल, राइट। आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, देयर इज समवन जो कि चाहता नहीं कि ये आप तक पहुंच जाए, बट एनीवे दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू टेक इट बैक होम एंड ट्राई इट योरसेल्फ, अपने आप पे कीजिए। सो 98% लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू दिस बुक कैन बी प्रिवेंटेड एंड कैन बी क्योर्ड। प्रिवेंटेड मतलब रोका जा सकता है, क्योर्ड मतलब अगर हो भी गया तो ठीक किया जा सकता है। 98% राइट साइंटिफिकली प्रूवन है, इफ यू कैन बी ऑन WFPB डाइट, राइट। ये डाइट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? WFPB मतलब होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, इसी नाम से इस बुक में जाना जाता है इस तरह के खाने को, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। फूड कमिंग फ्रॉम प्लांट टू बी ईटन विदाउट चेंजिंग द फॉर्म। सिंपल फॉर्म में ऐसा खाना जो पौधों से, पत्तों से आता हो, प्लांट से आता हो, और उसके फॉर्म को अगर ना चेंज करके उसी रूप में खाया जाए तो उसे बोलते हैं WFPB। दैट्स हाउ, इनके जो ऑथर ने इसका नाम दिया, दैट इज हाउ। तो इसमें करना क्या है, वो तो इतनी मोटी बुक है, इसको समझेंगे नहीं, मैंने सिंपल आपके लिए बना दिया है एक, आई कॉल इट द फूड कैलेंडर। तो जब यहाँ से आप जाएंगे बाहर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, तो यू कैन टेक दिस फूड कैलेंडर विद यू, और क्या करना है, कैसे करना है, खुद के लिए कैसे करना है, दूसरे के लिए कैसे करना है, वो किस तरह से आपको वो चार्ट बनाना है अपने लिए, वो इसमें डिजाइन कर दिया है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ आप देखिए नीले कलर का निशान है, इट्स कॉल्ड द ब्लू जोन। ब्लू जोन, दुनिया में कई सारी जगह ऐसी है जिसको ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है। ब्लू जोन एक टर्म आया 2005 में, जब ये किताब लॉन्च हुई तब एक टर्म आया, विकिपीडिया में देखेंगे तो पाएंगे ब्लू जोन। ब्लू जोन उस जगह को बोला जाता है जहां पे लोग 100 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं, उस जगह को बोला जाता है ब्लू जोन। वो कौन सी जगह है? ये सारी जगह आप देख रहे हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, दीज ऑल आर कॉल्ड ब्लू जोन बिकॉज यहाँ के जो निवासी हैं दे लिव फॉर मोर देन 100 ईयर। नंबर वन, दे आर नेवर सिक, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर ये उनमें नहीं होता, और अपने जीवन के आखिरी घड़ी तक वो they are able to work in the same way as any youth works, right? So these are called, they cross the century by dancing. वो हार्ट पे नहीं रहते हैं, वो तब भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और ये पूरी लिस्ट है ब्लू जोन की। सो 2005 में एक लिस्ट बनाई गई कि ऐसे ऐसे जगह पूरे दुनिया में जहाँ पे लोग 100 साल से ज़्यादा जिंदा रहते हैं और हेल्दी रहते हैं, तो उनको एक नाम दिया गया ब्लू जोन। फिर एक जोन है, ऊपर देखेंगे इसमें रेड जोन, ऊपर यहाँ पे रेड जोन वो है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा बीमार रहते हैं, उसकी भी लिस्ट है यहाँ पे, इसमें है। उस लिस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम कहीं उनके बीच में, ना तो बहुत बीमार है ना ही बहुत हेल्दी है, हम इस बीच में हैं। वी कैन कॉल इट येलो जोन, कि ट्रांजिशन में है। हम में से कुछ लोग बहुत बीमार हो सकते हैं लेकिन सबके सब बहुत बीमार नहीं है। तो ये ब्लू जोन में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो इतने हेल्दी, वो भी इंसान है, वो सारे कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं, कोई एक जगह पे नहीं है। अगर कोई बोलता कि एनवायरमेंट की वजह से है, ऐसा नहीं है, दे आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो व्हाट दे डू एंड हाउ दे स्टे हेल्दी टिल द लास्ट डे ऑफ देयर लाइफ, इस पे रिसर्च हुई, और उस रिसर्च को में देखा गया कि अगर इस तरह से कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज करेगा, जिसको नाम दिया गया WFPB, तो इट टेक्स अबाउट 3 days टू कम आउट ऑफ ब्लड शुगर प्रॉब्लम, 1 week टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, एंड अबाउट 1 month एक्स्ट्रा फैट को लूज करने के लिए।
एक्स्ट्रा फैट को लूज करने के लिए इतना समय चाहिए। अगर वो टाइम देखें एवरेज तो इतना टाइम चाहिए। तो इस टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अब देखें यहाँ पे एक टेबल बना है, इस टेबल में आपको पता करना है अपना फूड इंडेक्स। हर एक इंसान का एक फूड इंडेक्स नंबर है, वो आपको पता करना है। वो पता करने के लिए टेबल आप यूज कर सकते हैं, सिंपल टेबल है। इसमें आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइट, मान लो ये 5 फीट है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वेट, मान लो 60 kg। 5 फीट और 60 kg, यहाँ पे आ जाएगा 500 क्रॉसिंग में। तो योर फूड इंडेक्स इज 500। मतलब अगर आपकी हाइट 5 फीट की है और आपका वेट 60 kg का है, तो आपका फूड इंडेक्स क्या हुआ? 600, राइट? सो योर फूड इंडेक्स इज 500। सो इस तरह से आपके हाइट और वेट के हिसाब से एक नंबर आएगा, वो नंबर है आपका फूड इंडेक्स, राइट? ये जो बुक में सारा कुछ एक्सप्लेनेशन उसको मैंने सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसे बना दिया ताकि आप आराम से उसको कर पाए घर जाके। अब फूड इंडेक्स को अंडरस्टैंड करने के बाद सेकंड, ये आपका हाइट है, ये आपका वेट है, राइट? अब अल्फा इट इज द फूड इंडेक्स, और उस फूड इंडेक्स की वजह को यूज करके फ्रूट्स, अल्फा इज द फूड इंडेक्स, यानी कि 500 grams ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल 500 grams ऑफ वेजिटेबल, लीव्स 0.1 यानी कि 50 grams ऑफ लीव्स, नट्स 0.05 यानी कि 25 grams ऑफ नट्स, 25 grams ऑफ स्प्राउट्स। कुल मिला के ये आप घर पे देख सकते हैं कि ऐसे आप अपना रफली एक चार्ट बना सकते हैं कि इतना मुझे खाना है, रफली एक चार्ट बना सकते हैं। वो एक रफ चार्ट होगा, उसके बाद आपका इनर इंटेलिजेंस आपको गाइड करेगा। पहले एक चार्ट बना दिया, फिर आपका इनर इंटेलिजेंस दे विल गाइड यू फर्दर टू मॉडिफाई द चार्ट, राइट? और उसको कैसे खाना है, कब क्या खाना है, उसका भी एक रफ चार्ट ये है। ये एक पाई चार्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सारा एक्सप्लेन्ड है, राइट? एंड इफ यू कैन डू इट, राइट, अगर आप इसको करते हैं तो कुछ महीनों में, जो कैंसर है इट टेक्स 9 months, राइट? हार्ट डिजीज टेक्स 1 month, मोटापा है तो 1 महीना, कुछ महीनों के अंदर बीमारियां जाती रहेंगी। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, उस गड़बड़ को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, स्टीव जॉब बीमार पड़े थे 1974-75 में, उनको कैंसर हो गया था। तो तब वो स्टीव जॉब नहीं थे, एक्चुअली एक आम इंसान थे। तो वो इंडिया आए थे, जैसा कि उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी। और इंडिया आके उन्होंने इस तरह का जो खाना हम बोलते हैं, जैसे नेचुरोपैथी कहते हैं इंडिया में, भारत में, राइट, वो सीखा और वो खाने लगे और वो कैंसर से ठीक हो गए और वो ठीक रहने लगे। फिर 2000 के बाद उन्होंने जब उनकी पत्नी ने पूछा कि भाई आप इस तरह से खाना क्यों खाते हो, कच्ची खाना खाते हो, कच्ची सब्जी, तो मजाक में उन्होंने रिवील कर दिया कि भाई मुझे तो कैंसर था और मैं ऐसे खाता हूँ। वो जो कैंसर वर्ड सुना, उसकी बीवी ने और उनके दोस्तों ने पकड़ के उनको डॉक्टर के पास भेज दिया हॉस्पिटल में। ये तो कैंसर, और ये क्या कर रहे हैं, तो सारी खतरनाक चीज खा रहे, राइट? तो दैट आई कॉल येलो जोन ट्रांजिशन। आप देखते हैं ना, येलो जोन क्या होता है, गाड़ी जब आप ट्रैफिक लाइट में होते हैं, येलो वाला टाइम होता है, उसमें क्या होता है, आप जा नहीं सकते, लेकिन तब हार्ट बीट कम होती, ज्यादा होती है, राइट? तो जाना है, तैयारी कर रहे हैं, बट जा नहीं सकते अभी। तो मैंने देखा जो डायबिटीज एजुकेटर दे विल रिलेट टू इट, कि जैसे आप इस डाइट पे आते हैं, जो पेशेंट आता है तो वो येलो जोन में आता है, तब आसपास वाले जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, राइट? आप जाके करेंगे तो बोलेंगे आपके घर वाले जो हैं, आप तो वो हेल्थ की ट्रेनिंग में गए, आप अपना हेल्थ ठीक करना, आप तो दिमाग खराब करके आ गए, राइट? ये क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस? आपने दूध पीने छोड़ दिया इसके हिसाब से, राइट? डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिया, ये दवाई भी छोड़ दी। सो दिस कॉल्ड येलो जोन, मतलब वो डर वाला टाइम। उस टाइम में आपका बिहेवियर क्या होगा, आपका बिहेवियर एक्सपेक्टेडली क्या होगा, वो ये होगा कि पास्ट में मैं क्या करता था। तो क्या करेंगे आप, छोड़ छाड़ के ब्रेन बोलेगा यार तुम चुपचाप उसी रास्ते पे चलो जैसे चलते आए हो, तो रिजल्ट भी वही वाला आने वाला जो आया करता था, दैट यू नो वेल, राइट? इफ यू डोंट डू न्यू एक्शन यू कैन नॉट गेट द न्यू रिजल्ट, राइट? फिर कुछ दिन बाद मिलते हैं, डॉक्टर साहब मैंने आपको वो सेमिनार अटेंड किया था, मैं तो अभी भी वैसे ही हूँ, लेकिन एक्शन थोड़ा चेंज हुए, सेमिनार तो अटेंड किया था आपने, राइट? सो यू हैव टू चेंज योर एक्शन आल्सो, यू हैव टू गोल्ड इनफ। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ इस चीज को। देखिए मान लीजिए ये एक वुडन लॉग है, लकड़ी का टुकड़ा है, चलना है, 2 फीट चौड़ाई है, 10 फीट लंबाई है, इसके ऊपर चलना है, चल पाएंगे आप? ऑफ कोर्स चल पाएंगे। लेकिन इसमें 2 स्टूल के बीच में रख दूं, क्या आप तब भी चल पाएंगे? आप बोलेंगे हाँ चल लेंगे भाई। अगर मैं 2 बिल्डिंग के बीच में रख दूं सेम चीज को, स्किल वही है, करना वही है, कोई नई चीज करने नहीं बोला, लेकिन अब आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो इन्फ्लुएंस करेगा। पता नहीं क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा, हड्डियां टूटेंगी,
कितने टुकड़े हो जाएंगे मेरे, मैं मर जाऊंगा, मेरे तो बच्चे भी हैं, हजारों चीज, दैट इज कॉल्ड द पास्ट एक्सपीरियंस, यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस। तो आप बोलेंगे शायद नहीं चल पाएंगे, है ना। अच्छा, मैं एक और सिचुएशन देता हूं कि आपकी आंखों में पट्टी है, एक हेलीकॉप्टर आपको उठाता है, पूरे शहर का चक्कर लगा के आपको वहां पे ड्रॉप कर देता है। आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको जमीन पे है कि हवा में, आपको बस एक आवाज सुनाई देती पीछे से, सब ठीक है आगे बढ़ो, चल पाएंगे? और जब आधे तक पहुंचे फिर बोला अपनी पट्टी हटा लो। अब तो कोई भी चीज जब आप करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके स्किल पे निर्भर नहीं करता है कि बड़ी मुश्किल चीज है बड़ी आसान चीज है, वो निर्भर करता है कि व्हाट आई कॉल इट येलो जोन सिंड्रोम, राइट। वो येलो जोन सिंड्रोम, वो जो हार्ट बीट फास्ट हो गया, रेड येलो लाइट, राइट। तो जब हम को इस डाइट, जो भी डाइट अभी आपकी है उसको चेंज करके, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको चेंज करके जब सोचते हैं चलो ये करके देखते हैं, उस दौरान आपके आसपास के लोग हैं वो उठा के आपको धक्का देते हैं येलो जोन सिंड्रोम में, और चांसेस ये हैं कि यू सकम टू इट, और आप सोचते हैं छोड़ो यार कौन पंगे ले, जो चल रहा था चलने दो, राइट। तो आपको बस उस येलो जोन को पार करना है, येलो जोन सिंड्रोम। इसीलिए हमारे पूरे भारत में करीब 750-800 डायबिटीज एजुकेटर, वी कॉल देम डायबिटीज एजुकेटर, और अब भी काफी सारे आप में से हैं, एक बार फिर हाथ को उठ या थैंक यू। तो उस वक्त येलो जोन से आप भागे ना, इसलिए मेरी तरह ऐसे बहुत सारे डायबिटीज एजुकेटर हैं जो अपने अपने प्रोफेशन में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन खुद येलो जोन को क्रॉस करके वो इस जोन में आए हैं, ब्लू जोन में, अब चाहते हैं कि बाकी लोग भी आए, राइट। सो वो येलो जोन में से आप वापस, अगर रीडिंग किस दिन देख लिया ब्लड प्रेशर का 140 141/91 हो गया, तो घबरा के दवा लेना शुरू करेंगे कि नहीं, दैट इज येलो जोन सिंड्रोम। तो बस वहीं पे आपको स्ट्रांग रहना है। मैंने आपको क्लियरली साइंस समझा दिया कि दवा लेंगे तो नंबर घट जाएगा, लेकिन आपका इरादा नंबर घटाने का है या हेल्थ को बढ़ाने का, दोनों एक चीज नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा हॉस्पिटल जाइए, कान में वो पेशेंट, वो नर्स डॉक्टर बोल, डॉक्टर साहब वो पेशेंट तो मर गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्लड प्रेशर अभी भी, ब्लड शुगर अभी भी नॉर्मल है। तो पेशेंट के रिश्तेदार आए, सारे लोग बैठे, बहुत दुखी हैं, नर्स उनको पहली बार बता रही है, बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, आपका पेशेंट की डेथ हो गई, लेकिन खुशी की बात है कि ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको खुश होना चाहिए ना, क्योंकि आपका मेन मकसद तो ब्लड शुगर को नॉर्मल करने आया था कि आपको हेल्थ को वापस लेने आया था। अगर तो आप चाहते हैं कि हेल्थ को वापस लें तो वो दवा के रास्ते से नहीं है, दैट यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अगर वो होता तो जो लोग सबसे ज्यादा दवाई ले रहे हैं वो सबसे ज्यादा हेल्दी होनी चाहिए था ना, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से, वो येलो जोन सिंड्रोम, उससे आपको बाहर निकलना है, क्योंकि जब आप इस तरह के डाइट पे रहेंगे, जो इसमें दिया हुआ है, इसमें क्लियरली मेंशन है क्या करना है, कैसे करना है, तो जब इस तरह के डाइट में रहेंगे तो थोड़े बहुत विड्रॉल सिम्टम, राइट, कि अलग चीज कर रहे हैं तो ब्रेन रिमाइंड करेगा, लोग रिमाइंड करेंगे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको बाईपास करना है, लगे रहना है थोड़े दिन के लिए, मैं सालों साल नहीं बोल रहा, 15 दिन के लिए, 15 डेज अगर आप स्टिक करके आए तो वो येलो जोन सिंड्रोम से बाहर निकल गए। नाउ यू आर ब्लू जोन सिंड्रोम, यू आर इन ए कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन में आएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, इस वाले डाइट में अगर सिंप्लीफाई करें तो फ्रूट्स बहुत सारे, 500 ग्राम से 1 किलो, रॉ वेजिटेबल कच्ची सब्जी 500 ग्राम से 1 किलो, ग्रीन लीफ पत्ते, राइट, करीब 50 ग्राम से 100 ग्राम, राइट, ये सारी चीजें ज्यादा खानी होती हैं, और दूध छोड़ना होता है पूरी तरह से। और अगर दूध ज्यादा ही आपको पीना है तो हफ्ते में एक बार कभी पी लिया, टेस्ट की वजह से, क्योंकि ब्रेन आपका पीछा कर रहा है, याद दिला रहा है, लेकिन वो दूध किसी भी तरह से आपको नहीं पीना होता है इसमें, राइट। तो दैट इज हाउ यू टू डू इट, आपके लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। कई बार ऐसा कोई बोलते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, इससे ठीक तो हो जाते हैं, राइट। ये सारा मैं दूध भी छोड़ दिया और अंडे भी छोड़ दिए, वो पकौड़े भी छोड़ दिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट में ठीक तो हो गए डॉक्टर साहब, मेरी ब्लड शुगर कम हो गई, मेरी ब्लड प्रेशर भी कम हो गई, मेरा वेट भी कम हो गया, और मेरी जीने की इच्छा भी कम हो गई। तो मैं ये नहीं चाहता कि जीने की इच्छा आपकी कम हो जाए, वो ज्यादा ही रहे। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वही ब्रेन को ना चालाकी से आपको जीतना पड़ेगा, चालाकी से, गैस्ट्रोफिजिक्स, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया, जो टेस्ट जो है वो किसमें है, जीभ में है क्या, देखने में है ना, सुनने में है ना, एक्सपीरियंस में है ना। तो उस जिससे ब्रेन ने हमें काबू में किया, उसी टेक्निक को ब्रेन के लिए हम यूज करते हैं। क्योंकि अगर टेस्ट अगर जीभ से है ही नहीं, वो मैंने बताया अभी, बाकी सेंसेस भी इन्वॉल्व होती हैं, तो बाकी सेंसेस को इन्वॉल्व करके हम इसको कोई भी चीज को टेस्टी बना सकते हैं। इसका मतलब जो चीज आपके लिए उपयोगी है उसी चीज में टेस्ट ढूंढ सकते हैं, इसका मतलब।
तो वो कैसे करें, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, 3 टिप्स अभी देता हूँ, राइट। टिप नंबर 1, सोशल डाइनिंग, इसे बोलते हैं गैस्ट्रोफिजिज्म, सोशल डाइनिंग। पूरा परिवार अगर एक साथ बैठ के खाएगा और एक तरह का खाना खाएगा तो ज्यादा चांसेस है कि आप इसको कर पाएंगे। तो आप में से वो लोग जो पूरे परिवार मिलके या कम से कम 2 लोग एक परिवार के मिलके तय करेंगे हमें ये करना है, तो उनके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। कोई एक करेगा तो वो सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। दैट इज कॉल्ड सोशल डाइनिंग, राइट। ये अकॉर्डिंग टू गैस्ट्रोफिजिक्स, इफ यू कैन डू इट इन ए ग्रुप देन यू कैन सक्सीड बाय, राइट, हैव ए हायर चांस ऑफ सक्सेस। तो पहले तो ये कीजिए कि अकेला ना करके 2-4 लोग साथ में। दूसरा, कई लोग मुझे बोलते हैं ये वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये खाने का मन ही नहीं करता, राइट। मन तो वही करेगा जो सुबह उठते हैं ब्रेड और चाय पीने का मन करेगा, बिकॉज ब्रेन ने वही देखा है। मन कैसे करता है किसी चीज को, उसका एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। अब देखिए, घर में कभी आप रखते हैं इसको, ऐसे एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने घर में, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, ऐसे रख दीजिए टेबल के ऊपर। छोटा बच्चा को देखेगा, एक दिन खोलेगा, खाने की कोशिश करेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई पुराने से एक बास्केट में उसको फ्रूट्स को ठूस के रख देते हैं कहीं पे भी, राइट। तो याद रखिए, देखने से, डिस्प्ले से, राइट, द साइंस, द सेकेंड टिप इज कि कोई भी चीज को, फ्रूट्स, कोई भी फूड को अगर आप लगातार देखेंगे कुछ समय तक, तो वो देखने से एज इफ की फूड इज टॉकिंग टू यू। धीरे धीरे आपका ब्रेन बोलेगा यार ये बड़ा टेस्टी है, बोलेगा ही बोलेगा, राइट। कोई भी चीज जो आप देखेंगे, चाहे वो पहले टेस्टी नहीं था लेकिन वो डिस्प्ले में रखा हुआ है, आप उसको देख रहे हैं। अब देखते हैं ना वो रेस्टोरेंट कैसे खाना बेचते हैं, राइट। तो केले वाला उस खाने को सजा के नहीं रखता, ठेले में रख देता है, राइट। ठेले में चिप्स ऐसे ही पड़े हो, आप खाएगा कोई बच्चा, राइट। तो वो डिस्प्ले प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अब आपको पता है कि जब आप खाते हैं जीभ से नहीं खाते, एक्चुअली आंखों से खाते हैं पहले, राइट। तो अपने घर में एक चेंज कीजिए, वो ना केवल बच्चों के लिए, खुद के लिए भी चेंज कीजिए कि जब भी घर में कोई फल और सब्जी आए तो उसका डिस्प्ले ठीक कीजिए, राइट। इट शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड बिकॉज दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेदर यू विल चूज दैट फूड और नॉट। डिस्प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, राइट। सो उसको अब कैसे डिस्प्ले करेंगे वो आप तक है, दैट यू विल डिसाइड, आई विल नॉट डिसाइड। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। सो दिस इज, एंड देन एक सिंपल आइडिया, जो चीज आप खाना कम चाहते हैं कि ये चीज ना खाई जाए, ये चीज टेस्टी लगती है लेकिन ये ठीक नहीं हेल्थ के लिए, तो द थर्ड टिप ऑफ गैस्ट्रोफिजिक्स सेज, जो चीज कम खाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ज्यादा खाए, राइट, तो उसको प्लेट के साइज को बड़ा कर दिया, तो वो खाना कम हो गया। आंखें देख रही है कम खाना है, खाना उतना ही है या ज्यादा है, बट आंखें क्या देख रही, पहले डिसाइड पेट भरा कि नहीं भरा, वो आपका स्टमक नहीं बताता, कौन बताता है? पहले आपकी आंखें बताती है कि मैंने इतना खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, उसके बाद स्टमक, ब्रेन का बारी बाद में आती है। योर आईज डिसाइड्स वेदर योर स्टमक इज फुल और नॉट। तो आंखों को धोखा देना है, बड़ा प्लेट, इतना बड़ा प्लेट, तो जितना क्वांटिटी रखेंगे वो कम ही लगेगा, राइट। तो योर चांसेस कि आप उसको पूरी तरह खा जाएं, देखिए अपने ही ब्रेन को, ब्रेन के ही नियम से हम उसको, ब्रेन पता है, ब्रेन को ये पता चल जाएगा यार ये तो ट्रेनिंग में गया था और वहीं सीख के आया और मुझे धोखा देने लगा, लेकिन ब्रेन फिर भी सपोर्ट करेगा उसके बावजूद भी, क्योंकि ब्रेन को पता है यार, ब्रेन इज ए सर्वेंट एक्चुअली, उसको पता है कि मेरा काम है अल्टीमेटली इनको सपोर्ट करना, तो ब्रेन विल सपोर्ट यू, राइट। तो जब आप अपने बच्चे को भी देंगे और चाहते हैं कि ये चीज बच्चा जरूर खाए, तो प्लेट का साइज बड़ा और चीजें फिर रख देंगे तो वो उसका पेट देर से भरेगा। और जो चीज चाहते हैं कि बच्चा खाए ना, इतना छोटा सा प्लेट वो बाहर निकल के गिर रहा है, राइट। तो बच्चे को, ब्रेन, आंखें बोलेंगी ये इतना ज्यादा है, तो थोड़ा सा खा के भी लगेगा कि अब खाने की इच्छा पूरी होती है। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर। ये दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोफिजिक्स। ये अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। जो डायबिटीज एजुकेटर्स हैं तो CME कार्ड जो मिलेगा उसमें आपको पूरा इलोबरेट जो चाहिए पूरा आपको उसके अंदर मिल जाएगा, या फिर कभी दोबारा कभी ट्रेनिंग का मौका मिलेगा तो एक बार सिर्फ हम इस सब्जेक्ट पे ही, साइंस ऑफ चूजिंग द फूड, राइट, हाउ वी चूज। आज मैंने आपको आइडिया दिया, व्हेन वी चूज द फूड इट द टेस्ट डजंट मैटर। When we choose the food, many other things matters, which has nothing to do with the taste itself. तो साइज तब टेस्ट मैटर नहीं करता, कई सारी ऐसी चीज मैटर करती है जो हमने कभी सीरियसली लिया भी नहीं, जैसे कलर मैटर करता है, हालांकि वी कैन नॉट ईट द कलर, राइट। जैसे साइज मैटर करता है, जैसे उसकी आवाज़ मैटर करती है जो हमने कभी देखा नहीं, राइट, लेकिन वो मैटर करती है और वो अच्छी तरह से मैटर करती है, राइट। सो व्हेन यू डिसाइड द फूड, तो फूड कौन सा टेस्टी है कौन सा टेस्टी नहीं है वो फूड इटसेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है,
आपका ब्रेन वैसे ट्यून्ड है, और अगर वो ब्रेन की ही बात है तो वो तो आप चेंज कर ही सकते हैं. इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. तभी ब्रेन को बोलते हैं ब्रेन इज इलास्टिक, इट इज़ नॉट प्लास्टिक. प्लास्टिक वो होता है जो बदल नहीं सकता, इलास्टिक वो होता है जो चेंज हो सकता है. सो बी इलास्टिक. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो आपने ध्यान से सुना और मुझे बोलने का मौका दिया, दोबारा भी मौका देंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ. ऑल द बेस्ट.